नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। देखिए, हम यूपीएसआई के लिए बहुत बेहतरीन लेवल पे ऑलरेडी आप लोगों को तैयार कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर अभी भी कुछ विषयों की कमी थी जिस कारण से मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि आप लोगों के लिए और मेहनत की जानी चाहिए। और उसी बेसिस पर अगर हम बात करें कि भाई इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पर चीजों को प्रारंभ किया जाना चाहिए, तो हम उसी प्रकार से चीजों को प्रारंभ कर रहे हैं। यदि मैं आपको यहाँ सही ढंग से बताना चाहूं तो कंप्यूटर साइंस एंड टेक एक ऐसा ऑब्जेक्टिफाई होता है जिसको आपको पढ़ना ही होगा। रीजन क्या है? धीरे धीरे एग्जामिनेशंस में इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि जो आपका यूपीएसआई 2021 हुआ था, यूपीएसआई 2021 में भी इससे सवाल बने थे। यही नहीं, अभी और सुनिए, जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, हालांकि वो कैंसिल हो गया था फरवरी वाला, फिर अगस्त में दोबारा से हुआ। तो अगर हम बात के लिए बात करें तो भाई यूपीएसआई के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएसआई 2024 में भी कंप्यूटर ताबड़तोड़ पूछा गया, पेपर 25 में हुआ था इसका। तो एग्जाम्स में कंप्यूटर का वेटेज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जैसे किसी महिला को देखने के बाद आपके मन में उसके लिए जो उमंगे हैं वो बढ़ती जाती है, ठीक इसी प्रकार से आयोग के मन में कंप्यूटर को एग्जाम में रखने की जो चाह है वो बढ़ती जा रही है। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने सोचा कि भैया क्यों ना आपको ये भी प्रारंभ करा दिया जाए। ठीक है, अब वही चीज हम यहाँ आपके लिए प्रारंभ कराने के लिए तैयार हैं। कंप्यूटर एंड टेक मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, और यहाँ एक तरीके से देखें थियरी एंड प्रैक्टिस की बातें होंगी। यहाँ पर थियरी और प्रैक्टिस की बातें कुछ इस तरीके से की जाएंगी कि क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा, मेजर क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा, और जैसे ही आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे डन बाय डन 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 डन, उसके साथ ही थियरीज को मैं कराता चलूंगा। जैसे आपके समक्ष पहला ही क्वेश्चन फेंक के मारने वाला हूं, जिसका जवाब ये रहेगा कि आपको बताना है इसके अंतर्गत आंसर क्या होगा, फिर उसके अंतर्गत आपको अपडेटेड कंटेंट बताना है, बाकी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। टेंशन फ्री रहना। यूपीएसआई के लिए मिक्स क्वेश्चन की जो मैराथन है वो आज शेड्यूल होगी, 13 तारीख को चलेगी, रात भर नहीं चलेगी, 12 को रात भर चलेगी, 13 को भरी छोड़ देंगे। ठीक है, कल आपकी क्लास रहेगी लंबी वाली। बहुत बेहतरीन। अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ये लीजिए आपके समक्ष पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझिए, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेंगे, आपको स्वाद पाड़ना है पूरा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तैयार हो? एक बार बता दो, सबके सब बैग पैक कर लो और खेचो मीटर। लो फिर आकाशवाणी से अगली आवाज। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया एनालिटिकल इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखो, चार्ल्स बेबेज उर्फ चार्लू पाजी, ये 1837 में खोज करते हैं एनालिटिकल इंजन की। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। रीजन क्या है? क्योंकि यही इसकी खोज करते हैं। यह इनपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग करते हैं। क्या इन्होंने इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया था? बहुत बढ़िया। इन्होंने इसमें मिल और स्टोर नामक इकाइयां थी जो आधुनिक सीपीयू और मेमोरी के साथ कार्य करती थी। वाकई में अगर हम देखें तो आधुनिक मेमोरी के समान कार्य करती थी, पूरी तरीके से मैकेनिकल थी, इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी। ये भी याद रखना है, ये दुनिया का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। भाई बिजली का तो इसमें नामो निशान नहीं था दूर दूर तक, ये तो पूरी तरीके से मैकेनिकल थी। ये मैकेनिकल आपको देखने को मिलती है, ना कि इलेक्ट्रिकल। तो मैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल नहीं है, मैकेनिकल है। पहला स्टेटमेंट सही है। इनपुट के लिए इसमें पंच कार्डों का प्रयोग किया गया था। अगर हम बात करें, ये स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिल सकता है क्या? नहीं, इसमें पंच कार्ड का प्रयोग भी नहीं किया गया था। ऑप्शन करेक्ट, पहले सवाल में ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है। इसमें आप याद रखना वन ओनली इसका आंसर हो जाएगा। कमाल की बात तो ये है कि आंसर हो जाएगा वन ओनली, ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब। दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं, क्योंकि पंच कार्ड का प्रयोग आगे चल के हुआ है, शुरुआती तौर पर पंच कार्ड का यूज ही नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीजिए, पूछा है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा पेश करी थी। जो वॉन न्यूमन है, इन्होंने स्टोरेज की अवधारणा को यूज किया है। इससे पहले के कंप्यूटर जैसे एनियाक को हर नए कार्य के लिए हार्डवेयर स्तर पर मैनुअल रूप में रिवायर करना पड़ता था। ठीक है, याद रखना। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, पहला देखो कि सबसे पहले कथन है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्ट ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा पेश की। कि भाई वॉन न्यूमन ने ही किया था ये काम? जी हाँ, 1945 में वॉन न्यूमन के द्वारा ही ये किया गया था। ये किसने किया था? वॉन न्यूमन ने किया था। और किस वर्ष में किया था वॉन न्यूमन के द्वारा? सर, वॉन न्यूमन के द्वारा ये चीज 1945 में की जाएगी, करेक्ट डेटा है। 1945 में इन्होंने किया है। आईफोन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे ही काम करता है। दूसरा है, इससे पहले के कंप्यूटर जैसे एनियक था,
1942 में आया था, 46 तक ये बेस करता है। हार्डवेयर स्तर पर मैनुअल रूप से रिवायर करना पड़ता था। ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हुए और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है बेटा, इसमें हलवा सवाल नहीं कराते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते और जाते ही हैं, लोग कर नहीं पाते, इसलिए आपको दे रहा हूं कि आप कर पाए। इसे IAS मशीन कहते हैं। जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है इसको बोलते हैं IAS मशीन डेटा। जैसे IAS होता है ना, ऐसे ये होते हैं IAS, समझ रहे हो। लो फिर आकाशवाणी से अगले, अब इसको तो आप समझ पाएंगे। इसको सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कर दीजिए। अरे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अरे राम राम भाई साहब, क्या हाल से। लो फिर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं प्रथम पीढ़ी, पहली जनरेशन में आपको वैक्यूम ट्यूब देखने को मिल जाएंगे। ए का बी देखने को मिल जाएगा, ए का बी देखने को मिल जाएगा, ए का बी देखने को मिल जाएगा। द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आपका यूज होता है ट्रांजिस्टर, बी का डी देखने को मिल जाएगा, बी का डी देखने को मिल जाएगा। मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। 3 का ए हो जाएगा। तृतीय पीढ़ी के अंदर आईसी आते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर आते हैं। इसी के अंदर आपको ULSI देखने को मिलता है, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। और 5th पीढ़ी के अंदर, 5th जेन के अंदर आपको देखने को मिलेगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI वेरी लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI और VLSI का कॉन्सेप्ट भी यहाँ रहने वाला है, ठीक है। लीजिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चौथे नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यूनिवैक 1 पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जिसको व्यापार के लिए बनाया गया था। जो यूनिवैक 1 आपको देखने को मिलता है, ये पहला कंप्यूटर था जिसको व्यवसाय के लिए बनाया गया था। अगर यूनिवैक 1 की बात करता हूं, यूनिवैक ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, 1951 में आता है। यूनिवैक 1 पहला क्या है, ये अमेरिकन कंप्यूटर है, अमेरिकन कंप्यूटर है, 1951 में आया। कमाल की बात बता दूं, इसमें ये जो सिस्टम बना था, इससे क्या किया गया था बेटा, इससे पहली बार जनगणना की गई थी। अमेरिका की पहली जनगणना, अमेरिका का डैश पहली बार, अमेरिका की जनगणना। इसमें फर्स्ट सेंसस ऑफ अमेरिका, फर्स्ट सेंसस अमेरिका की गई थी, जो पहली डिजिटल सेंसस हुई है। भारत की पहली सेंसस कब होती है, 1872 में होती है पहली बार, ठीक है। जो आपका मेयो करता है, तो उसके बाद आपकी जो रिपन करता है 1881 में होती है। बहुत ही बेहतरीन आपकी ये देखने को मिलती है, ठीक है, याद रख रहे। एडसेक जो है दुनिया का पहला कंप्यूटर है, एडसेक। ये कब आता है, एडसेक 1949 में आता है। एडसेक आता है 1949 में आता है। और कमाल की बात है, पहला कंप्यूटर था जिसने व्यवहारिक रूप से स्टोर्ड प्रोग्राम यूज करे थे। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लेकर आई थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लेकर, ब्रिज यूनिवर्सिटी इसको लेके आई है। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही आपको सटीक देखने को मिलते हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अरे क्या क्या दी भला, मजे आ रहे हैं पूरे सर, मजे आने तो जरूरी ही है, जीवन में मजे की तो कमी चल रही है आज की डेट में। ठीक है, इस चीज को आप तगड़े तरीके से याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं है, खुल के खेलेंगे। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं। चलिए, माइक्रो प्रोसेसर के संबंध में सही कालक्रम आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा। सही कालक्रम आपको बताना है, कौन सा कालक्रम बिल्कुल सही है। सही कालक्रम इसमें बता दीजिए, कौन सा सही कालक्रम देखने को मिल जाएगा। करेक्ट लेवल पे कालक्रम की बात कर लेते हैं, कौन सा कालक्रम सही है देखते हैं। चलो, पहले इंटेल 4004, इंटेल 8008, 8080, 8086, बढ़ता हुआ क्रम देख लीजिए नंबर के अकॉर्डिंग। क्यों, अब इसमें 71, 72, 74, 78, 71, 72, 74, 78, ये इसमें 4 क्रम खंड हो जाएंगे और इसी समय में आपको देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट लेवल पे याद रखना, 71, 72, 74, 78 आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, अरे आज तो जी सर की कक्षा में काफी कम छात्राएं हैं, ऐसे कैसे। कमाल की बात यह है, आप इस कम कक्षा वाली छात्रों के चैट रेट को अगर देखेंगे, शायद ये अधिक छात्रों वाली कक्षा के चैट रेट से अधिक होगा। इसका उत्तर आप जान पाएंगे। सत्य की एक अलग पहचान होती है, हमें दिखावे के लिए फेक चीजें नहीं चाहिए। कमाल की बात है। लीजिए आगे हम बात करते हैं, पहला आपका करेक्ट हुआ। दूसरा, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये ULSI पर काम करते थे, अभी जस्ट मैं बता के आया था,
कि जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं ये यूएलएसआई पर काम करते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है, इस पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य पैरेलल प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आज की डेट में जो हम चलाते हैं वह 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी के आज की डेट में देखने को मिलती है, इसके बारे में याद रखिएगा। अब करेक्ट है दोनों के दोनों। तीसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी इस पीढ़ी की एक मुख्य विशेषता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या इसकी एक मुख्य विशेषता है? जी हाँ, इसकी एक मुख्य विशेषता है नेचुरल लैंग्वेज। इस पे आप याद रखना, इसमें बायोचिप, गैलियम आर्सेनाइड जैसी सामग्री हो सकती है। गैलियम आर्सेनाइड हो सकता है। पूछा जा सकता है कि गैलियम आर्सेनाइड का यूज कहां किया गया? बेटा गैलियम आर्सेनाइड यही यूज किया गया। बायोचिप्स कहां यूज की गई? बायोचिप्स आपकी यही यूज की गई। बायोचिप्स आपकी यही यूज की। कमाल की बात है, ये दोनों ही सही है। ठीक है, कमाल की बात है, दोनों ही सही है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। नमस्ते मेरे लाल देवशीन, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो बताओ जरा, ये कब कब बने हैं बताओ। अगर मैं बात करूं, इनमें सबसे पुरानी जो मशीन है ना, वो अबेकस है। अबेकस को चाइना, चीन बनाता है। इसको चाइना के द्वारा बनाया गया है। अबेकस एक प्रकार से क्या है? सर एक प्राचीन गणना यंत्र है, इससे गणना की जाती है। ठीक है, याद रखना, कितनी नावों में कितनी बार। सुना है कि कितनी नावों में कितनी बार? सुने हो कि नहीं? सुने होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला अबेकस हो जाएगा 16 सेंचुरी में है। दूसरा, इसमें पैस्केलाइन आपको देखने को मिलता है। अगर मैं पैस्केलाइन की बात करता हूं, पैस्केलाइन 1682, पैस्केलाइन 1682 में आपको देखने को मिलता है। मार्क 1 कब देखने को मिलता है? 1944 में। मार्क 1 1944 में देखने को मिलता है। और एनियक कब देखने को मिलता है? 1946 में देखने को मिलता है। 1946 में देखने को मिलता है। अब इसका क्रम आप आसानी से कर पाएंगे, चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला, ये लीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, मोटर व्हीकल एक्ट आपका सुबह आ जाएगा। ठीक है, चलो खुल के खेल रहे हो, लो तो फिर अगला सवाल। ये रहा आपका 8वें नंबर का सवाल है। सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए, किसने किसका आविष्कार किया? ये भी आपका आता ही है। ठीक है, गुरुवर मेरी तैयारी हल्की है, तो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दूं या नहीं? अरे युद्ध क्षेत्र में नहीं जाएगा, पेपर के पैसे दे रखे हैं, जाके पेपर दिया। इस तरीके से अगर आपसे कोई कहे तो गलत मत समझना, वो आपका शुभ चिंतक ही होगा। जैसे मैं हूं, बेटा पेपर दे के आइए, आपने पैसे दिए हैं। अब आप कहोगे सर आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मारूंगा भी मैं तो अगर तुम नजदीक होते, ये भी तो समझो। ठीक है, बेटा पेपर दे के आओ, ऐसे सही नहीं होता। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसको मैच कर लीजिए। जैसे टैब्यूलिंग मशीन आपकी हरमन हॉलेरिथ की है। बेटा ये हरमन का नाम, जो इसके परिवार वाले इस हरमन को हरमू बोलते होंगे और इनकी वो इनको हप्पू बोलती होंगी, तो हरमन हॉलेरिथ, हो हप्पू इनका नाम है। हो हप्पू भाई ने ही पंचमार्क कार्डों को पहली बार प्रयोग किया था। पंचमार्क कार्ड का जो पहला प्रयोग है वो इन्होंने किया था। ये अमेरिका के हैं, तो पहले का बी होना चाहिए। ठीक है, पहले का बी होना चाहिए। डिफरेंशियल इंजन चार्ल्स बेबेज 1837 लवलेस के साथ मिलकर इन्होंने शुरू किया। अगर हम बात करते हैं नेपियर बोन, जॉन नेपियर ने करा था। एनियक को जे प्रोसेस एकर्ट ने किया था 1946 में। कमाल की बात करते हो जी। चार्ल्स बेबेज 1837 में लेकर आते हैं, तो कमाल का आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर है इसमें ये हो गया। देखो जब जीवन में कभी परेशान होने लगो ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि मान के चलो जीवन में विकट परिस्थितियां हैं, परेशान हो, दिमाग की नसें हिली जा रही हैं। ठीक है, तब ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी चीज कही जाती है हनुमान जी के बारे में कि कवन सो काज कठिन जग माही, जोना होए तात तुम पाही। इस संपूर्ण समग्र संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु आप पूरा ना कर। तो भगवान हनुमान जी का नाम लेना एक बार और आपके काम बनते चले जाएंगे। याद रखना कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो ना होए तात तुम पाही। और हो पाए, अगर आप लड़के हैं, लड़कियों के लिए नहीं है, मेजरली अगर आप लड़की हैं तो आप इसी मंत्र से आप याद रख सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो मंगलवार को आप श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चाय, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोह हरहु कलेश विकार। हमारे यहाँ ऐसी किवदितियां हैं कि महिलाएं इसका पाठ नहीं करती,
पुरुष करते हैं। आपके यहाँ अलग हो सकता है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस सवाल के बारे में। इसको आप देखिएगा, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 47 में बेल लेबोरेटरीज में हुआ था। ये करेक्ट आंसर है। जी हाँ, ये बेल लेबोरेटरीज में आपका बना था। ठीक है, याद रखना। दूसरा है, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक बिजली की खपत करते हैं। गलत है बेटा, इसको यूज ही इसलिए किया गया था ताकि ये इस प्रकार से किया जाए, जैसे वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक बिजली की खपत करते नहीं, ट्रांजिस्टर कम बिजली की खपत करते हैं। करेक्ट आंसर है कि ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर को अधिक छोटा और पोर्टेबल बना दिया। ये स्टेटमेंट सही, ओनली पहला और तीसरा सही है। ठीक है, याद रखोगे जी हाँ, पहला और तीसरा ही सही है। कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा, फोन कब पढ़ाओगे? मैं उनका जैसे ही अनुपम आपके पास आपकी उनका फोन आएगा तुरंत फोन पढ़ा दूंगा, मुझे बता। आगे बढ़िए, 10वां सवाल है, सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बताएंगे। मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, मुझे एक बार बता दीजिए कि सुपर कंप्यूटर के जनक भारत में कौन है? भारत में सुपर कंप्यूटर, क्योंकि अगर विश्व में मैं बात करूंगा, विश्व में जनक कौन है? विश्व में जनक कौन है? दैट इज सीमोर क्रे, दैट इज सेमोर क्रे आपको देखने को मिल जाएंगे। बट भारत में इसके जनक कौन होंगे? भारत में जनक किसको कहा जाएगा? इसका जनक किसको कहा जाएगा? अब यहां सुपर कंप्यूटर के बारे में अगर दर्शाऊं मैं आपको कि कौन सा क्रमखंड सही है, जैसे सीडीसी 6600 1964 में बनता है, 1964 में बनता है। और ये किसने बनाया था? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। कमाल की बात है सर, इसको तो सैमोर क्रे ने बना दिया। आय हाय, कौन? अरे सैमू, अपना सैमू, वो बना दिया इनको। परम 8000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। ओहो, परम 1991 और 92 में सीडैक लॉन्च कर देता है। सीडैक के द्वारा लॉन्च कर दिया गया 1991-92 में, 91 और 92 में इसको लॉन्च कर दिया गया। और क्रे फर्स्ट, पहला सक्सेसफुल कमर्शियल ये सुपर कंप्यूटर आपको देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर बात करें तो करेक्ट आंसर आपके सारे हैं। अगर हम बात करते हैं कि सर सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो फ्लॉप में नापते हैं। देखो बहुत सारे लोगों को अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे लोग भी अपने जीवन में फ्लॉप हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। कभी फ्लॉप होने की टेंशन मत लीजिए। ठीक है, फ्लॉप होने की टेंशन मत लीजिए। देखो फ्लॉप आप कैसी भी हो सकते हैं, आप लाइव में फ्लॉप नहीं हो रहे, आप दूसरी में भी फ्लॉप हो जाएंगे। ज्यादा हो जाएगा, रुक जाओ, रुक जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो पढ़ाई पे, ध्यान नहीं देते तुम। ये लो 11वें नंबर का सवाल। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान है, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के विकास में एलन ट्यूरिंग का क्या योगदान है? देखो अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटरिंग किसको कहा जाता है, वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। सैमोर थे सुपर कंप्यूटर के जनक। बेटा इंडिया में भटकर साहब थे, मिस्टर विनय भटकर साहब आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। देवशीन समझ गया, आय हाय हाय हाय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है देवशीन। देखो उन्होंने बाइनरी सिस्टम का आविष्कार किया। आपको लग रहा है एलन ट्यूरिंग बाइनरी का आविष्कार करेंगे? एलन ट्यूरिंग ने बाइनरी का आविष्कार नहीं किया था। एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा दी थी जो गणनाओं की सीमाओं को परिभाषित करता है। वो बताता है कि कैलकुलेशन एक स्तर तक की जाती है। ठीक है, याद रखना। अब अगर मैं बात करता हूं, ये बहुत कमाल के आदमी हैं। इनको ट्यूरिंग अवार्ड भी दिया जाता है। आज की डेट में आपको याद होगा ट्यूरिंग अवार्ड मिलता है, कंप्यूटर का नोबल बोलते हैं। जो ट्यूरिंग अवार्ड होता है वो कंप्यूटर का नोबल होता है। ट्यूरिंग अवार्ड क्यों दिया जाता है? सर ये नोबल होता है कंप्यूटर का। कदी लिखे में ले रहा हो लाडले, नोबल ऑफ कंप्यूटर इसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? नोबल ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ट्यूरिंग अवार्ड इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो दैट इज परफेक्ट। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गणितीय मॉडल दिया जो बताता है कि कंप्यूटर एक लॉजिक पे काम कर सकता है, विदाउट लॉजिक कुछ नहीं है। इनका कहना था कि लॉजिक ही लॉजिक होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, उन्होंने अवधारणा में स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए मार्ग प्रशस्त किया था कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर आपके होंगे। और अगर हम बात करते हैं, इन्होंने एनाइज्मा एनिज्मा ENIGA, अब इसको जैसे बोलते हो एनिज्मा करके बोलते हैं, इसके लिए इन्होंने एम्बाइब बनाया था। इम्बाइब, इसको तोड़ा, इम्बाइब बना के। इसको तोड़ा कैसे? इम्बाइब बनाकर, इम्बाइब बनाकर। और ये कब तोड़ा था बेटा? ये वर्ल्ड वॉर 2 में तोड़ा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एंजाइम को तोड़ने के लिए इन्होंने इम्बाइब बनाया था। एंजाइम को तोड़ने के लिए इन्होंने एम्बाइब बनाया। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अद्भुत बातें हैं, आगे देखते हैं।
लीजिए 12वें नंबर का प्रश्न। मैकेनिकल युग के दौरान नेपियर बोन्स का मुख्य उद्देश्य किसके लिए किया जाता था? सर जॉन नेपियर 1617 में बनाते हैं। 1617 में जॉन नेपियर से गुणा और भाग किए जाते थे। गुणा और भाग इसके माध्यम से किए जाते थे। हाथी दांत या हड्डियों से बनी होती जिसपे अंक लिखे होते थे, गुणा की जाती थी। नेपियर ने ही लॉग होता है ना, लॉग कि लॉग 70 की वैल्यू कितनी, लॉग 10 की वैल्यू कितनी, वो इन्होंने ही निकाली थी। ठीक है, स्लाइड रूल पर ये निर्भर करता था। 13वें नंबर का सवाल है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम थे। ऐसा सच बात है। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें अगर आपको कुछ भी करना है, मेमोरी देखनी है, तो इसके लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था। ठीक है, याद रखना। दूसरी में मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया था, बहुत बढ़िया। तीसरी में सेमीकंडक्टर मेमोरी, अजी हाँ, तीसरी पीढ़ी में तो मैग्नेटिक कोर थी, आईसी आ चुकी थी ना, यहां तो मैग्नेटिक कोर थी। दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग शुरू हुआ। अगर हम तीसरी पीढ़ी में जाएंगे, इसमें शुरुआती आईसी आधारित मेमोरी थी। आज के डेट में जो वो होती है वही होती है, वो आईसी मेमोरी थी, आईसी मेमोरी थी। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। सेमीकंडक्टर मेमोरी इसमें आई नहीं थी, सेमीकंडक्टर कोई मेमोरी ही नहीं है। आज हम यूज करते हैं फ्लैश को और डी रैम को। आज हम फ्लैश यूज करते हैं, करंटली फ्लैश यूज किया जाता है और डी रैम आपका यूज किया जाता है। फ्लैश और डी रैम का यूज किया जाता है। लीजिए 14वें नंबर का सवाल, मैच द फॉलोइंग। आईबीएम पीसी 1981। अगर आईबीएम पीसी की बात करते हैं, किस जनरेशन का है? आईबीएम पीसी किस जनरेशन का? सर अगर हम बात करते हैं आईबीएम पीसी 1981 होने के कारण चौथी जनरेशन का है। 1981 होने के कारण चौथी जनरेशन का है। पीडीपी की अगर मैं बात करता हूं, पीडीपी थर्ड का है। यूनिवैक आपका पहली का है और आईबीएम 1401 दूसरी का है। पहला आंसर इसमें धमाक से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। आईबीएम 1401 इंडिया में भी काफी यूज हुआ है, इसका भारत में भी काफी यूज है, भारत में अच्छा खासा प्रयोग हुआ है, भारत में इसका यूज हुआ है। पहले अमेरिका ने इसको बहुत तगड़े लेवल पर यूज किया था। ठीक है, चलो लो जी अगला प्रश्न। एल्टेयर 8800 के बारे में गलत कथन आप मुझे बताइए, कौन सा कथन गलत है? थोड़ा सा मैं बता देता हूं। 1975 में जो आपके रॉबर्ट्स है वो इसको डिजाइन करते हैं, मिस्टर रॉबर्ट्स ने इसको डिजाइन किया था 1975 में। 1975 में रॉबर्ट्स द्वारा स्थापित किया गया था, रॉबर्ट्स द्वारा स्थापित किया गया था, रॉबर्ट्स द्वारा स्थापित किया गया था। रॉबर्ट्स पूरा नाम क्या है इनका? सर इनका पूरा नाम है आपका एड रॉबर्ट्स, एडवर्ड रॉबर्ट्स इनका पूरा नाम है। एडवोकेट मत समझ लेना, एड रॉबर्ट्स इनका पूरा नाम है। पहली पीढ़ी 42 से 55, दूसरी पीढ़ी 56 से 66, तीसरी 64 से 70। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जब बजरंगबली ये दूसरी पीढ़ी का था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बेटा ये तो आपकी 56 से 64 थी। अरे क्या कहते हो मेरे लाल? और जो एल्टेयर 8800 ये बड़ा 75 में है भाई साहब। कब बना? 1975 में बना है। ठीक है, चलो तो कमाल की बात है, यही काम खत्म है जी। ठीक है, याद रखोगे? सर मजा आ गया। ठीक है, चलिए मकरा लाडले इस सवाल का जवाब देंगे 16वें का। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पर आधारित है? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे वर्तमान में एप्पल काम करता है, इस पर आधारित पहला कंप्यूटर कौन सा था? बताइए बताइए। इसको खुद वॉन न्यूमन ने बनाया है, जो भी इसमें आंसर है इसको खुद वॉन न्यूमन बनाएगा। शिवम भाई ज्वाइन कर लिया जाए। करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं तो एडवेक पहला सिस्टम था जो इसके बेसिस पर बनाया गया था। एडवेक, एडवेक में प्रोग्रामिंग के लिए एडवेक का यूज किया गया था। करेक्ट आंसर है, पीछे सवाल आया था मैंने इसमें बताया था। ठीक है, याद रखना। बहुत बढ़िया, तुम्हारी बुद्धि का स्तर यही तो है, दिक्कत ये है। एक कह रहा सर कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछ लो, कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछी जाएगी पेपर में, सोशल मीडिया के पढ़ा दो। अरे सोशल मीडिया भी आएगी मेरा लाल, मीडिया ही मीडिया है, सोशल भी होने दे, खुल के खेलो पे। अगर हम बात करते हैं, बताइए सर अगर हम बात करते हैं यूएनएसआई में क्या हुआ? वीएलएसआई से भी अधिक आईसी का प्रयोग, तीसरे का ए होना चाहिए, तीसरे का ये दो ही ऑप्शन बने। वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दूसरे का सी होना चाहिए, दूसरे का सी होना चाहिए। बहुत बढ़िया।
आईसी का हम बात करते हैं, आईसी ये जैक किल्बी ने बनाया था 1958 में सिलिकॉन से। चौथे का होना चाहिए डी, तो पहले का तो बेटा बी ही बचेगा, एसएसआई बचेगा, एसएसआई बचेगा, बात खत्म है जी। जैक किल्बी ही आईसी को बनाते हैं, जैक किल्बी ने ही आईसी को बनाया था। खींच दो एक बार मीटर फिर से, मकर लाडले सिस्टम हैंग कर दो है, ये ध्यान से पढ़ो यार, इस तरीके से चीजें नहीं चलती, ठीक है। चलिए तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। जय श्री राम। पहली पीढ़ी 42 से 55, बेटा अगर 54 हो 55 हो आप कुछ भी कह सकते हैं, 2-4 साल का ऊपर नीचे चलता है। जैसे शादी ब्याह होता है तो जो लड़की होती है उसकी उम्र में 2-4 साल का ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ऐसा ही कंप्यूटर की जनरेशन में है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, 3 से अधिक ना हो। आगे हम बात करते हैं, पहली पीढ़ी की हम बात करें 1942 से 55 में वैक्यूम ट्यूब तथा मशीन लैंग्वेज का प्रयोग हुआ। 42 से 55 में मतलब की पहली जनरेशन है जी हाँ, वैक्यूम ट्यूब मशीन लैंग्वेज का मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग हुआ था, ठीक है, याद रखना, करेक्ट आंसर। दूसरा है 56 से 64 दूसरी पीढ़ी हुई, ट्रांजिस्टर और असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग हुआ, ये भी सही है मेरे भाई, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरी पीढ़ी 65 से 75 आईसी का और टाइम शेयरिंग सिस्टम यूज हुआ, चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई सी लैंग्वेज का प्रयोग है, बिल्कुल सटीक है। ये चारों ही आपके ऑप्शंस सटासट सही हैं, ठीक है, इनको आप याद रखना। तो भाई पंकज पासी, सारे के सारे सवाल आपके सही हैं, ठीक है, ऑल 4 क्वेश्चंस आर करेक्ट। बेटा अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, लेकिन आप चलाते क्या हैं उससे, रोड रोलर चलाते हैं आप उससे, एक बात तो बताइए, नोट करिए इसके अंतर्गत, इसके बारे में बताइए, आपसे पूछा जा रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं जो एनियक आपको देखने को मिलता है, एनियक, एनियक 1946 में जेपी एकर्ट के द्वारा बनता है, 1946 में बनता है, इसको जेपी एकर्ट बनाते हैं, कौन बनाते हैं सर, याद रखना, मैं बता रहा हूं, जेपी एकर्ट और जॉन मैकॉले, जेपी एकर्ट और जॉन मैकॉले बनाते हैं इसको। करेक्ट आंसर भी बता दीजिए सर फिर। अगर हम बात करते हैं, ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, इसको कौन बनाते हैं, मैकॉले, मैकॉले का नहीं, मोचली, मैकॉली, मैकॉली करके हैं, जेपी एकर्ट, जेपी एकर्ट, एकर्ट एंड मैचोली, मोचले, मंचुली करके होता है, MANCHU, मंचुली, अब याद रख लेना यार, बोलने का तरीका थोड़ा ऐसा ही है हमारा, ठीक है, मंचुली आप इसमें याद रख लेंगे, ठीक है। दूसरा अगर हम यूनिवैक की बात करें, यूनिवैक ये 1957 में बनता है, और यूनिवैक कब स्थापित किया हुआ था, नहीं 1954 में बना था, और ये किस कंपनी ने बनाया था, यह आपका ऑटोमेटिक था, ये ऑटोमेटिक नहीं था, वो इलेक्ट्रॉनिक था, ये ऑटोमेटिक था यूनिवैक, ठीक है। जीईसी कंपनी के द्वारा बनाया गया था, पहला कॉमर्शियल, जीईसी कंपनी द्वारा था, जीईसी द्वारा था, और पहला जीईसी द्वारा, और फर्स्ट ऑटोमेटिक है, पहला ऑटोमेटिक है, ठीक है। मार्क 1 जो है, मार्क 1 कंप्यूटर ये 37 से 44 के बीच में बना था, हॉवर्ड एल्किंस ने बनाया था, आईबीएम में बनाया था, पूरी तरीके से विद्युत पर था, ठीक है, पूरी तरीके से विद्युत पे काम करता था, और एडवैक हो जाएगा पहला प्रोग्राम स्टोर करने में सक्षम कंप्यूटर, और एडवैक में ही पहली बार जो वॉन न्यूमन का आपका सिस्टम है वो यूज किया गया। तो करेक्ट आंसर की बात करता हूं तो करेक्ट आंसर वुड बी बी, ठीक है, याद रखना, ठीक है, पहले का बी, दूसरे का आपका ए देखने को मिल जाएगा, पहला व्यापारिक कंप्यूटर, मैंने बताया था फर्स्ट ऑटोमेटिक व्यापारिक, एक सेकंड एक सेकंड, इसमें मैंने गलती कर दी है, इसको यहां लग दिया, पहला व्यापारिक तो भाई ये थोड़ी है, पहला व्यापारिक तो आपका अलग होगा मेरे भाई, पहला व्यापारिक तो आपका यही होगा, सही लगाया है यहां से, पहला व्यापारिक आपका ये होगा, और ये होगा 3C, हाँ अब ठीक है, यांत्रिक तो ये भी था, अरे यांत्रिक तो ये भी था मेरे लाल, लो फिर खेचो, लीजिए आपके सामने 20वें नंबर का सवाल है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूटेर से हुई है, कि भाई इसकी उत्पत्ति कंप्यूटेर से हुई है, वाजिबा। चार्ल्स बेबेज 1822 में डिफरेंशियल इंजन और 1833 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण करते हैं, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का कार्य स्वयं पूर्ण किया था, याद बताइए फटाफट से।
अब एक और बात बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा। बहुत सारे कहते हैं सर कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? बेटा कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं है। कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसकी कोई भी फुल फॉर्म नहीं है, इसकी कोई भी फुल फॉर्म नहीं होती। बेटा कंप्यूटर कोई एब्रीविएशन नहीं है, एब्रीविएशन नहीं है, ये कोई संक्षिप्त रूप नहीं है, दैट इज नॉट ए एब्रीविएशन। तो इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। बात आई समझ? इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, याद रखना। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही देखने को मिल जाएंगे, बट इसमें मेजरली दोनों स्टेटमेंट सही है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का काम नहीं किया था खुद, इसके अंदर इनकी जो हेल्प करी थी, हेल्प्ड बाय लवलेस, इनकी जो असिस्टेंट थी लवलेस द्वारा सहायता की गई थी, तो लवलेस ने इनकी सहायता करी थी, ठीक है। और साथ में हेनरी बेबेज ने भी, उनका छोरा था हेनरी बेबेज, तो लवलेस ने भी इनकी सहायता करी थी, और इनके सन ने, चार्ल्स बेबेज का सन हेनरी बेबेज ने भी इनकी हेल्प करी थी। हेनरी बेबेज ने हेल्प करी थी, बेबेज हेल्प्ड, तो हेनरी बेबेज भी हेल्प करता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की शुरुआत करेंगे। अब क्लास में सबसे इजीएस्ट टॉपिक शुरू होगा, ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं यहां पर जो पॉइंट आपको अब देखने को मिलेंगे, ये पॉइंटर्स बहुत कमाल के होंगे, अलग ही लेवल के। जैसे आपने सुना था यार वो अलग ही लेवल का बंदा था, ऐसे ही अलग ही लेवल का कॉन्सेप्ट होगा। इसके अंतर्गत इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे। क्यों? क्योंकि इनपुट आउटपुट तो घिसा पिटा टॉपिक है। मतलब तुम ऐसा करो, आपके पड़ोस में कोई आदमी बैठा हो ना, जो बुढ़ा हो गया हो, 80-90 साल का हो, उसे भी ले आओगे, वो भी कर देगा इन सवालों को, ठीक है, याद रखना। अब जैसे हम हैं, हमारे स्टूडियो में जितने भी शीशे, पंखे, कंघे वंघे, ये सब आंसर देंगे इसका, ये देखना आप। ये लीजिए आपके सामने, मॉडिफायर कीज कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट का उपयोग अन्य कुंजियों के साथ संयोजन में किया जाता है। पहले ही सवाल में बुद्धि सेट हो गई तुम्हारी, तुम पहले कहीं नहीं दे पाओगे। अब मुझे लगा था कि आसान सवाल बनाए होंगे, लेकिन हमारे जो एडिटर महोदय हैं उन्होंने सोच लिया है कि तुम्हारे हलक में से जब तक आवाजें नहीं आ जाती हैं वो सवाल नहीं रोकते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो हम बात करते हैं बेहतरीन तरीके से आपके सवाल क्या है। पहला ही सवाल है बेटा, मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं? ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट। इसका उपयोग किसके साथ? कुंजियों के साथ किया जाता है। जैसे किसी को यादों से मिटाना हो, Alt4 ही दबाना होगा। कंट्रोल के साथ हम कोई और सिस्टम भी दबा सकते हैं जिसके साथ संयोजन में यूज हो जाता है, जैसे कंट्रोल ए सारा सेलेक्ट, कंट्रोल सी यादों की कॉपी, कंट्रोल बी यादों का पेस्ट। शिफ्ट के साथ दबाते, सर शिफ्ट के साथ अगर आप दबाएंगे जो आपके 1 2 3, अगर 2 दबाएंगे तो @ दब जाएगा, करेक्ट है। टॉगल की कैप्स लॉक, न्यूम लॉक एक ही स्थिति को चालू या बंद करने के लिए उपयोग की जाती है। जी हाँ, शब्दों के सबको कैपिटल कर देगा या नंबर का जो लॉक है उसको लगा देगा, नंबर के लॉक को हटा देगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, ये भी सही है, फंक्शन कीज F1 F12 का कार्य हर सॉफ्टवेयर में समान रहता है। ये गलत है बेटा, फंक्शन कीज का जो प्रयोग है वो बदलता रहता है, ठीक है, चलिए। तो फंक्शन कीज का स्टेटमेंट बदलता रहता है, ये गलत होगा। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि फंक्शन कीज, जैसे मैं आपको बताऊं, फंक्शन की का जो यूज है पावर पॉइंट में अलग है, वर्ड में अलग है, तो अलग अलग यूज होते हैं इसके, ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अलोन भाई, स्कैनर तकनीक के बारे में बताइए। बहुत बढ़िया, स्कैनर क्या करता है? यार मैं खुद से ही क्वेश्चन को अच्छा और अच्छा लाने की कोशिश करता हूं। एक इनपुट डिवाइस है जो भौतिक दस्तावेज को डिजिटल इमेज बिटमैप में बदल देता है। बिटमैप का मतलब होता है स्कैनेबल इमेज आपकी होती है, ठीक है, याद रखना। दूसरा है इसकी क्षमता डीपीआई डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैनर का एक उन्नत रूप है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है स्कैनर का एक बड़ा ही बेहतरीन रूप माना जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ओसीआर। तो तीनों स्टेटमेंट सही हुए। अगर बात करते हैं, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। स्कैनर एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। यह एक इनपुट डिवाइस है, समझ रहे हो? तुम्हें लगा था सवाल आसान होंगे, आज तक आसान सवाल नहीं कराए हैं। लो 24वां सवाल ये लीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। MICR का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन,
ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR, आपको OMR शीट मिलेगी तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन उसका फुल फॉर्म होता है। ये आपकी कॉपियों में भी यूज होता है मेरे लाल, ठीक है, याद रखना। बारकोड रीडर जो होता है, ठीक है, इसके लिए भी होता है। बारकोड रीडर जो होता है ये बारकोड को रीड करने का काम करता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब MICR जो होता है ये चेक प्रोसेसिंग में यूज होता है। OMR जो होता है पेंसिल के निशान को पढ़वाता है। बारकोड इन्वेंट्री और रिलेटेबल बिलिंग में होता है। और डिजिटलाइजर जो होता है ग्राफिक्स को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। ग्राफिक्स को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। करेक्ट आंसर की बात करूं पहला ही होगा, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल भाई, अमन भाई खुल के परमिशन है, तुम खुल के मीम बनाओ, फिर मैं भी गाना गाऊंगा। एडिट करके मेरी इमेज का तूने मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा सीन बना दिया, ये ठीक है, ऐसे कर देते हैं भाई कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। 25वां सवाल आप देखेंगे, जॉयस्टिक क्या है? मजे की स्टिक यानी जॉयस्टिक आपको क्या देखने को मिलती है बताते हैं। बेटा जॉयस्टिक को अगर हम देखते हैं, यह एक इनपुट डिवाइस है जो कर्सर को 360 डिग्री घुमा सकता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से टेक्स्ट टाइपिंग, जॉयस्टिक से टेक्स्ट टाइप आप नहीं कर सकते। इसमें एक ट्रिगर बटन होता है जिसका उपयोग गेमिंग में किया जाता है। करेक्ट सर, पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। देखो जीवन में तुम्हें बड़े छोटे लेवल की परेशानी होती होंगी। क्लास में एक नितेश है, बहुत बड़ी परेशानी है, कह रहा है सर मेरे घर में मैरिज हॉल है और इसमें शादियां होती रहती हैं, डेली डीजे बजता है, पढ़ नहीं पाता। बेटा उस मैरिज हॉल का जो किराया आता है उसी से आप मजे उड़ाइए। ये लीजिए 26वां साल, लाइट पेन की बात करते हैं, किस प्रकार के डिस्प्ले के साथ काम आता है? जो लाइट पेन है वो किस प्रकार के डिस्प्ले के साथ काम आता है? ये केवल कैथोड रे ट्यूब, ये केवल कैथोड रे ट्यूब्स पे काम कर सकता है। कैथोड रे ट्यूब वाली जो डिस्प्ले है उस पर ही काम कर जाता है, बाकी पे काम नहीं करता, ठीक है, चलिए लीजिए आगे बढ़िए। 27वां सवाल है, डिजिटल कैमरा इमेज सेंसर को क्या कहा जाता है? जो डिजिटल कैमरा है इसमें इमेज सेंसर को क्या कहा जाता है? तो सीसीडी या सीमॉस बोलते हैं। सीसीडी या सीमॉस बोला जाता है। सीसीडी का मतलब होता है चार्ज, जो आपका कपल्ड डिवाइसेस बोलेंगे, या कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर लैपटॉप्स में भी होते हैं। लैपटॉप में टाइम मैनेजमेंट इसी के माध्यम से होता है। मतलब आप देखो लैपटॉप को आपने शट डाउन कर दिया, फिर भी टाइम कैसे मैनेज है क्योंकि उसमें सीमॉस है उसके अंतर्गत, ठीक है, याद रखना, इसके बारे में याद रखना। इसके अंदर सीमॉस होता है। और सीसीडी की अगर मैं बात करता हूँ, सीसीडी ये कॉफी कैफे डे नहीं है, इट्स चार्ज कपल डिवाइसेस होते हैं। ये प्रकाश के डिजिटल सिग्नल को खचाकते से उसको कैप्चर कर लेता है। आगे हम बात करते हैं 28वें सवाल, माउस की भी सेटिंग है, बताओ बताओ। माउस की सेटिंग में अगर आप डबल क्लिक स्पीड बढ़ाने का क्या प्रभाव होता है बताइए? अगर आपने माउस की सेटिंग में डबल क्लिक स्पीड बढ़ा दी है तो क्या होगा? देखो अगर होगा, आपको क्लिक के बीच समय कम मिलेगा, तेजी से क्लिक करना पड़ता है। अगर आपने माउस की सेटिंग में डबल क्लिक स्पीड बढ़ा दी है तो जो क्लिक आपको करनी पड़ती है वो एकदम तेज तेज आपको क्लिक करनी पड़ेगी, यही समय है। कर्सर तेज नहीं होता, उसके लिए डीपीआई चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। देखो मैं ये दिखाता हूँ, ये वाला माउस उठाना, वो वाला वायरलेस। आजकल क्या है, आजकल जो सस्ती चाइनीज कंपनी होती है या बाहर की कंपनी होती है उस पर डीपीआई का एक अलग से बटन दे दिया गया है। अगर वो डीपीआई का बटन आप दबा देते हैं तो उससे क्या होता है, इसकी ऐसे रोटेशनल स्पीड जो है बढ़ जाती है। ऐसे करोगे, हल्का सा करोगे, रॉकेट की तरफ बहुत दूर जाके रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ओके, इसके बारे में पूर्णतः आपको याद रखना होगा। क्लियर है? स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, स्क्रीन की ब्राइटनेस के लिए जो शॉर्टकट्स होते हैं आपको वही यूज करने पड़ेंगे। इसके बारे में पूरी तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला प्रश्न 29वें नंबर का, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलता है? जो माइक्रोफोन है वो ध्वनि ऊर्जा को किसके अंतर्गत बदलता है बता दीजिए। सब माइक्रोफोन का काम होता है कि वो ध्वनि ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? डिजिटल सिग्नलों में, माइक्रोफोन। और स्पीकर क्या करता है? सर यह डिजिटल सिग्नल्स को ध्वनि में बदलता है। पानी पियोगे? अभी पिलवाता हूं, रुको। आगे हम बात करते हैं 29 के बाद 30वें नंबर का सवाल है, मॉनिटर के रिफ्रेश रेट की इकाई क्या है? सर मॉनिटर के, वो सुना होगा ना, 120 का है, तुम्हारे रिफ्रेश रेट 60 है, 80 है,
कितने हैं, 100 का है, 125 का है। जैसे भैया हमारे पास एक लैपटॉप था जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज का था, ठीक है, अभी थोड़ी है, वो तो 120 का ही तो है। तो इसके अंतर्गत आप देखिए कि वो हर्ट्ज में मापा जाता है। डीपीआई में आपकी प्रिंटिंग स्पीड आपकी नापी जाती है, प्रिंटिंग स्पीड आपकी नापी जाती है। चलो भाई, याद रख पाएंगे? ठीक है अनुपम भाई, अगला सवाल 31वां। प्रिंटर की तकनीक के आधार पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है? अगर हम प्रिंटर की टेक्निक देखते हैं तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो पेज के ऊपर चोट नहीं करता, बिल्कुल भी पेज के ऊपर चोट नहीं करता, ठीक है। बताते हैं वो कौन सा है सर। लेजर प्रिंटर बिल्कुल ऐसा ही, इंकजेट बिल्कुल ऐसा ही, थर्मल ऐसा ही है, तीनों के तीनों प्रिंटर ऐसे ही है। अब इसमें सवाल क्या बन सकता है? एटीएम के द्वारा जो स्लिप दी जाती है वो किस प्रकार का प्रिंटर है? एटीएम स्लिप एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर होते हैं। जो एटीएम स्लिप होती है, एटीएम स्लिप वो थर्मल प्रिंटर पे काम करती है। किस पे काम करती है? थर्मल प्रिंटर पे काम करती है। थर्मल प्रिंटर पे काम करती है एटीएम की स्लिप, थर्मल प्रिंटर पे काम करती है जी, याद रखोगे का? जी हाँ, एटीएम की स्लिप थर्मल प्रिंटर पे ही काम करती है, इसके अंतर्गत कोई बदलाव नहीं। ठीक है सर। अगर हम बात करते हैं इंक जेट प्रिंटर कि सर थर्मल प्रिंटर हो गया है, ओके सर। अगर हम बात करते हैं जो लेजर प्रिंटर होता है वो सूखे पाउडर होते हैं, जो आपके घर होता है वो लेजर प्रिंटर सूखे पाउडर होता है। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो छिड़काव कर देता है। इंकजेट क्या करता है? छिड़काव कर देता है, दबाता नहीं है, छिड़काव कर देता है। ठीक है, याद रखना। थर्मल प्रिंटर क्या होता है? हीट सेंसिटिव पेपर का इसमें यूज किया जाता है। पेपर ही इसमें अलग होता है कि जैसे वो अलग लेवल का बंदा भाई, ऐसी अलग लेवल का कागज है, याद रखना। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जो आपको देखने को मिलते हैं, पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते थे, वो ऐसा करते हैं डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, याद रखना। लीजिए 32वें नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है? बताओ एक ऐसा आपका डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों है। मजा आ जाएगा सोचकर। मतलब मैं खुद भी जानना चाहता हूं कि इसमें आप क्या बताएंगे। मतलब मैं खुद भी इस बात के लिए आत्म प्रेरित हूं कि आप मुझे बताएं। ये काफी आसान सवाल है इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, बताइए, खुल खुल के बता दो। आप मुझे फुल खुल के बता दीजिए इसके अंतर्गत कि आपको पूछा गया है कि आपके कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है? एक बच्चा कह रहा है सर डी टर्न होगा, बहुत बढ़िया, तुमसे मुझे ऐसी ही उम्मीद थी। देखो अगर हम बात करते हैं टच स्क्रीन, अगर मैं टच स्क्रीन की बात करता हूं तो टच स्क्रीन पे क्लिक होती भी है और वो हमें आउटपुट देता भी है, दिखता भी है, टच भी होता है। करेक्ट है। मॉडम मॉडम जो होता है वो सिग्नल लेता भी है, ठीक है, मॉडम जो होता है सिग्नल लेता भी है, उसको बाइफरकेट भी करता है। मॉडम डेटा आउटपुट भी, डेटा भेजता भी है, डेटा लेता भी है। हेडसेट में भी इनपुट हो भी रहा है, आउटपुट हो भी रहा है। लेकिन अगर डिजिटल कैमरे का बात करता हूं, डिजिटल कैमरा आपको आउटपुट क्या देता है बताना बेटा एक बार। डिजिटल कैमरा तो कुछ आउटपुट नहीं देता, क्योंकि फोटो तो प्रिंटर की सहायता से बाहर आते हैं। डिजिटल कैमरा में जो फोटोज बाहर आते हैं, फोटोज फोटोज तो सिर्फ प्रिंटर से बाहर आते हैं ना, फोटोज तो प्रिंटर से बाहर आएंगे, कैमरे में से तो फोटो बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये तो बात है ही नहीं, है ना, सिंपल सी बात है, इसको आप समझ के रखिएगा। तो ये तो नहीं होगा, तो पहला दूसरा तीसरा ही तो होगा, चौथा क्यों होगा? अरे बातों को तो समझो मेरे लल्ला, बात को समझिए। ठीक है, फटाफट बताइए। और आगे बढ़ते हैं 33वें नंबर के सवाल। कंप्यूटर की कौन सा भाग यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है? मतलब यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम कौन सा करता है, बताइए। यूजर के और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है, बताइए। अच्छा एक बात और, मेरा पर्सनल विचार था कि मैं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स का सोच रहा था, या फिर मैं कुछ स्पेशल क्लासेस का सोच रहा था आप लोगों के लिए, लेकिन वो गोप्रो के माध्यम से क्लास लेने का सोच रहा था। मतलब जैसे अभी आप स्क्रीन देख रहे हो,
इस स्क्रीन में इतना हिस्सा जो है, फिलहाल में जहां आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, इतने हिस्से पे मैं रहूंगा और बाकी पूरी स्क्रीन आपके डिजिटल रहेगी। मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं, बैठा हुआ ही इस तरीके से अपनी पेन में यहां चलाता रहूंगा, जो वहां चलती रहेगी। ये मैं सोच रहा था। उसमें क्या है कि उसमें मैं क्लासेस अधिक देर तक करा सकता हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। और दूसरा क्या है, उसमें एक नई यूनिक चीज होगी, उसमें डिस्प्ले आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगी, प्लस उसमें बोर्ड का खर्चा बच जाएगा, ठीक है। उसमें घर से शायद कभी कभी मैं क्लास ले लूँ, ऐसा हो सकता है। अच्छा विचार है गुरुवर, करा दीजिए। बायस नहीं बेटा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यूजर और हार्डवेयर में नहीं होता, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में होता है। अगर हम हार्डवेयर और यूजर के अंदर देखें तो वो डिवाइस ड्राइवर है। बायस हार्ड और सॉफ्ट के बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अच्छा विचार है गुरुजी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, लीजिए 34वें नंबर का सवाल है। HDMI, HDMI ठीक रहेगा? अनुपम कह रहा है क्लास का नाम मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, क्लास का नाम बता दिए। आगे हम बात करते हैं HDMI क्या है। सर ये हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है और ये 8 के रेजोल्यूशन और उच्च बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। ये 8 के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। ये 2.1 प्रति सेकंड 48 गीगा बाइट्स पर सेकंड पर काम करता है। डेटा ट्रांसफर रेट इसका बहुत है, ठीक है। चलिए, बहुत बेहतरीन, अद्भुत बातें हैं। 35वां सवाल आप बताएंगे। कॉर्नोलॉजी के हिसाब से उनके विकास के डेवलपमेंट पर काम करिए। किसकी कॉर्नोलॉजी कैसी है इसके बारे में बताओ, ठीक है। याद रखें, अगर हम बात करते हैं सबसे पुराना क्या है, तो सबसे पुराना आपका कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है। सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर ही आता। उसके बाद आपका एलसीडी मॉनिटर आना शुरू हुआ। उसके बाद आपका एलसीडी मॉनिटर आना शुरू हुआ। उसके बाद आपका एलईडी मॉनिटर, लाइट एमिटिंग डायोड आनी शुरू हुई। उसके बाद आपकी ओएलईडी यानी ऑर्गेनिक एलईडी आनी शुरू हुई। ओएलईडी आजकल आपकी आती है, ठीक है, याद रखना। इसमें पिक्सल खुद रोशनी प्रोवाइड करते हैं, इसमें बैकलाइट की जरूरत नहीं होती। ये कुछ अलग ही लेवल की डिस्प्ले है, ठीक है, याद रखना। ओएलईडी पहली पतली स्क्रीन में जो ट्रू ब्लैक रंग प्रदान करती है। इसमें काला काला ही दिखाई दिया जाता है, ग्रे नहीं दिखाई देता, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए। एक दो तीन चार करेक्ट है, क्या बात है। अनुपम तुमने तो क्या ही कहूं, आपने तो मजा ही बांध दिया। 36वें नंबर का सवाल ये रहा। स्पीकर किस प्रकार का आउटपुट देता है? स्पीकर किस प्रकार का आउटपुट देता है? जो स्पीकर है वो किस प्रकार का आउटपुट देता है बताओ। सर स्पीकर सॉफ्ट कॉपी देता है। ऑडियो एक सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी नहीं है। कई बार बच्चे ऑडियो को हार्ड कॉपी समझते हैं, बट ऑडियो एक सॉफ्ट कॉपी है। क्योंकि जो ऑडियो होती है वो आपके हाथ में कुछ नहीं आता, उधर से गाने बजते ही रहते हैं कि उधर से गाने बजते रहे कि जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए। तो जन्नतें तो सजा दी तेरे लिए, पर जन्नत आई कहाँ? अरे वो तो गाने में है। तो बात को समझो। 37वें नंबर का प्रश्न ये रहा। प्रोजेक्टर के बारे में क्या सत्य है? जो प्रोजेक्टर है इसके बारे में सत्य क्या है बताइए। मैं आपको, दिल्ली में एक हॉल है जिसको बेसिकली नाम दिया जाता है, एक हॉल है यहाँ पे बत्रा सिनेमा। तो बत्रा सिनेमा में एक बहुत टाइम पहले क्लासेस चलती थी, वो प्रोजेक्टर पे चलती थी। तो जैसे वहाँ हम टीचर वगैरह जैसे जा रहे होते थे तो हमारी आंखों पे सामने से प्रोजेक्टर पड़ रहा होता था। तो बत्रा सिनेमा में क्लास लेने वाले बहुत कम शिक्षक अभी बचे हुए हैं। बत्रा सिनेमा में जब क्लास लगी होती थी तब मैं एक इंटर्न था। इंटर्न का मतलब है तब मैं नया नया टीचर बना था। तब मैं नया नया टीचर बना था। मैं नया नया टीचर कब बना था? 2020, 19 और 20 की बिल्ड की बात है। ट्रांजिशनल फेज है 19 और 20 का। तब बत्रा सिनेमा अपने पीक पर था। तब मुझे क्लास दी थी एक दूसरी कोचिंग वालों ने कि सर कोई बात नहीं, आप फ्री में पढ़ाना चाहते हो तो आ जाए। तब बत्रा सिनेमा में मैंने क्लास ली तो आगे से ऐसे बच्चे घेर के रखते थे ऐसे, मतलब ऐसा होता था कि बच्चे सारे मिलकर चिल्ला में तो नस नस फाड़ सकते हैं टीचर की, इतनी जोर का हिसाब किताब रहता था। तो मैं तब इंटर्न था, मतलब नया नया था, मतलब नया, ज्यादा ही नया था यार। वजन वजन भी इतना था नहीं, वो मजा नहीं आया, मतलब डर गया था भाई तो मैं तो हल्का सा, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर बालक डराई। चलो, अगर हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत, आप समझिएगा। करेक्ट आंसर है बेटा, इट बिल्ड्स इमेज ऑन अ लार्ज स्क्रीन वॉल। इमेज को बड़ी स्क्रीन या दीवार पर बना देता है। तो सामने से जो प्रोजेक्टर पड़ता था वो पूरी तरीके से क्रिएट करता था, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो याद रखना। आगे हम बात करते हैं
एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक है, याद रखना। और कमाल की बात यह है कि जैसे अभी जैसे बाकी टीचर मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं काफी सारे, जैसे कई बार देख लेते हैं, इनमें से कोई टीचर तो पढ़ा ही नहीं रहा। इन्होंने बत्रा सिनेमा देखा है एक छात्र के तौर पर, मैंने बत्रा सिनेमा देखा है एक शिक्षक के तौर पर, तो आप अंतर समझ सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि आयु में वो मुझसे काफी बड़े हैं, सभी आयु में मुझसे बड़े हैं वे लोग, हो सकता है ऐसा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले ही नंबर का प्रश्न आपके सामने है। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं क्यों है एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रीजन है कि इसको एक आप एप्लीकेशन सूट बोल लीजिए, सॉफ्टवेयर बोल लीजिए, लेकिन इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। तो हम बहुत इंपोर्टेंटली चीज समझते हैं कि एमएस ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता तो इस सिस्टम के लिए ही काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मतलब इससे आपको एक विशेष यूटिलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। एमएस ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया था, बिल्कुल बनाया था। एमएस ऑफिस का पहला संस्करण 1990 में विंडोज के लिए जारी किया गया। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी आपको सही देखने को मिलता है, करेक्ट है बेटा, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। एमएस ऑफिस में आपको एमएस वर्ड, ये सब चीज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखना। और वर्तमान में एमएस ऑफिस 365 सबसे नया क्लाउड बेस्ड आपका संस्करण है, याद रखना इसके बारे में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल 40वें नंबर का है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फाइल जो एक्सटेंशन है वो डॉकएक्स है। बेटा 1997 से पहले ये डॉक था, अब ये डॉकएक्स है। पहले क्या था रे, ये डॉक था, अब ये डॉकएक्स है, ठीक है, याद रखना। नहीं 2007 के वर्जन में, 2007 से पहले फाइल एक्सटेंशन, हाँ मैंने 1997 में बोल दिया था, 10 साल आगे आ जाइए। 1997 नहीं बेटा, 2007 से पहले ये डॉट डॉक था, वर्तमान में डॉकएक्स है। वर्तमान में क्या, वर्तमान में आपको डॉकएक्स देखने को मिल जाएगा, वर्तमान में क्या डॉकएक्स आपको देखने को मिल जाएगा, ओके, याद रखेंगे, परफेक्ट है। एमएस वर्ड केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग में होता है, इसमें इमेजेस इंसर्ट नहीं होती है, स्टेटमेंट गलत है। आप इसमें इंसर्ट टैब में जाकर इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलता है, केवल पहला और दूसरा विकल्प ही आपको सही देखने को मिलेगा, केवल पहला और दूसरा विकल्प ही आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। और 47, अरे हाँ वो भी ऑर्डर 47 की हम बात करते हैं। आपके सामने तगड़े लेवल का कुछ सवाल है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। कंट्रोल बी किस लिए यूज होता है, टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए। यू जो होता है अंडरलाइन के लिए, आई इटैलिक के लिए, इस सब टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। बात है समझ में, ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया कि क्या कुछ कैसे हो सकता है। बी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए ए का बी होगा, 2 का ए होगा, 3 का डी होगा और 4 का सी होगा। करेक्ट आंसर ए है, दिस इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, बेहतरीन। 48वें नंबर का सवाल ये रहा, आपके सामने कुछ एसोटेशन है, कुछ रीजंस है। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस होम दबाने से कर्सर डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाता है। अगर एमएस वर्ड में आप कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो जितना भी टेक्स्ट है वो सारा पहुंचेगा एंड में। तो कमाल की बात है कि कंट्रोल प्लस होम दबाने से कर्सर डॉक्यूमेंट के एंड में चला जाता है, नहीं शुरू में चला जाता है, शुरू में चला जाता है। क्योंकि अगर आप इसको भेजोगे अंत में तो कंट्रोल प्लस एंड दबाना पड़ेगा, एंड दबाना पड़ेगा, होम नहीं दबा सकते आप, एंड दबाइए, एंड में पहुंचोगे। पहले स्टेटमेंट गलत है, नहीं कथन ही गलत है भाई, एसर्टेशन ही गलत है। होम की का उपयोग डॉक्यूमेंट में नेविगेट करने के लिए होता है, ये सही है, क्योंकि होम की एक नेविगेशन की है, होम की एक नेविगेशन की है। तो करेक्ट आंसर है, कारण तो सही है बट कथन गलत। कारण तो सही है भाई लेकिन कथन इसका गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 49वें नंबर का सवाल ये रहा, फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच होती है, बिल्कुल सटीक है, कंट्रोल प्लस एच होती है, बिल्कुल ताबड़तोड़ सही है, जी हाँ कंट्रोल प्लस एच होती है। प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 होती है, कंट्रोल प्लस F2 दबाओ सीधा प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, क्या बात है सच में, और क्या। F7 की हम बात करते हैं, शॉर्टकट की है भाई साहब ग्रामर चेक की, अरे भाई साहब कति सिस्टम। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्ड काउंट के लिए, रिव्यू टैब में जाके वर्ड काउंट का ऑप्शन होता है, इसके लिए कोई की नहीं होती, इसके लिए कोई शॉर्टकट की नहीं होती। हाँ कंट्रोल W से आपका मैटर क्लोज हो जाता है,
इससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्लोज होता है, क्लोज डॉक्स, क्लोज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को बंद कर देगा कंट्रोल डब्ल्यू। तो अगर देखा जाए कंट्रोल डब्ल्यू डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता है, तो यह पूरी तरीके से याद रखिएगा कि चौथा गलत होगा, पहला दूसरा तीसरा ही सही। याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं 50वें नंबर का प्रश्न ये रहा, एमएस एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एमएस एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, करेक्ट क्या है। पहला, एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन एक्सएलएस है, ठीक है। एक शीट में 10,48,576 रो, 16,384 कॉलम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, सटीक है। एमएस एक्सेल में कॉलम लेटर ए से जेड, फिर ए भी आपके होने शुरू हो जाते हैं, सटीक है सर जी, हाँ। एमएस एक्सेल 2007 से पहले फाइल एक्सटेंशन एक्सएलएस था, हाँ। एक्सटेंसिबल बाद में जुड़ा है, जैसे पीपीटी था पहले, अभी पीपीटी एक्स, ठीक है। चलिए याद रखना, बेहतरीन है, सारे ही सही है। ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, सभी चारों स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिल जाएंगे, इसके बारे में आप याद रखेंगे। लीजिए आपके सामने अगला सवाल ये रहा, बताएं। ताबड़तोड़ अगला सवाल आपको यहां पर दिया गया है, इसके बारे में आप बताएंगे। हाँ भाई, बताइए बताइए। हाँ, यहाँ किसी की शादी है पड़ोस में। आंसर बताते हैं यहाँ पर, देखो अगर हम यहीं पर देखते हैं एमएस एक्सेल में फंक्शन के बारे में निम्नलिखित का सही मिलान करिए। एमएस एक्सेल में फंक्शन के बारे में निम्नलिखित का सही हम मिलान करते हैं, तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं। जो सम होता है ये संख्याओं का योग करता है, सम क्या होता है, संख्याओं का योग कर देता है। एवरेज सबसे बड़ा मान ढूंढना एवरेज का काम नहीं, एवरेज का काम ये नहीं होता मेरे लाल। अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज का काम क्या होता है सर, एवरेज होता है औसत निकालता है। मैक्स सबसे बड़ा अंक ढूंढता है, काउंट कितने सेल्स में संख्याओं को गिनना है वो आपको बताता है। 1B 2D आपको देखने को मिल जाएगा, ए होगा, ठीक है, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है आपका। आगे हम बात करते हैं, लीजिए 46वें नंबर का सवाल है। कंट्रोल प्लस आपको देखने को मिलता है सेमी कोलन। कंट्रोल प्लस सेमी कोलन किस लिए होता है बेटा, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन आपको देखने को मिलता है डेट टाइम इंसर्ट करने के लिए, डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए देखने को मिलेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए, ऑल्ट प्लस एंटर सेम सेल में न्यू लाइन, F11 चार्ट इंसर्ट करने के लिए। कमाल की बात, फिर से ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्या बात कर रहे हैं अनुपम भाई, ऐसा भी संभव है। 47 सवाल की बात करते हैं, बताइए नॉर्मल व्यू जो होता है ये किस लिए होता है, बताओ। जो नॉर्मल व्यू आपको देखने को मिलता है किस लिए देखने को मिलता है सर, नॉर्मल व्यू में एडिटिंग की जाती है, मेन एडिटिंग व्यू ही नॉर्मल व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू, ये पीपीटी की बात करना है, जो स्लाइड शॉर्टर व्यू आपको देखने को मिलता है ये सब थंबनेल्स को दिखाता है, सभी स्लाइड्स एक साथ में थंबनेल की तरह। स्लाइड शॉर्टर जो होता है कि ऑडियंस को प्रेजेंटेशन के लिए नोट पेज स्लाइड, नोट लिखे हुए स्लाइड एडिट करने के लिए, कि भाई जिस भी स्लाइड में कोई भी इशू है तो उसके साथ कमेंट ऐड कर लेते हैं, वो आपकी देखनी शुरू हो जाती है। तो करेक्ट आंसर आपको जो देखने को मिलता है 47 क्वेश्चन के अंतर्गत ए ऑप्शन करेक्ट है। पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी। लीजिए 48वां सवाल, एमएस एक्सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। एमएस एक्सेल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कुछ तो सही है, जो सही नहीं है वो बताइए। एमएस एक्सेस केवल स्प्रेडशीट बनाने के लिए प्रयोग होता है, स्टेटमेंट इसमें सही नहीं, क्योंकि स्प्रेडशीट के लिए एमएस एक्सेल यूज होता है। एमएस एक्सेस को डेटा को टेबल्स में स्टोर किया जाता है, यानी टेबल्स अगर क्रिएट करनी है वो एमएस एक्सेस के थ्रू बनती है। ये आपका डीबीएमएस है, एक प्रकार का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ डीबीएमएस। एमएस एक्सेस क्या है सर, यह एक डीबीएमएस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, ये डीबीएमएस है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में याद रखें। 49वां सवाल ये रहा, बताएं पोर्ट्रेट जो होता है पेज वर्टिकल है, लैंडस्केप पेज चौड़ाई में होता है। मार्जिन जो आपको देखने को मिलता है, कि जो मार्जिन कौन सा है,
तो मार्जिन के बारे में सीधा याद रखना, जब मार्जिन होता है पेज और कंटेंट के बीच की दूरी, वाटरमार्क डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड डिजाइन। ये रहा, याद रखें, परफेक्ट है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये लैंडस्केप मोड है, रील्स आप जो देखते हो वो पोर्ट्रेट मोड में देखते हो, ठीक है, याद रखना। A4 साइज का डायमेंशन कितना होता है, ये अच्छा सवाल बन सकता है। A4 साइज का डायमेंशन कितना होता है बताओ, बहुत सुना है A4 पेज, डायमेंशन कितना होता है? 21 मल्टीप्लाई 29.7 सेंटीमीटर, 21 मल्टीप्लाई बाई 29.7 सेंटीमीटर। सर लेटर पेज का साइज कितना होता है? 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11 इंच लेटर का, 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11 इंच, दोनों को ही याद रखना, ठीक है, याद रखना। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, खुल के खेलो इन पर भी। लो आगे बढ़ते, 50वें नंबर का बताइए। वी लुकअप टेबल एरे कोल्ड इंडेक्स नंबर रेंज लुकअप, वी लुकअप के बारे में बताएंगे, बताइए करेक्ट सिंटेक्स आपको बताना, करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है। वी लुकअप के अंदर वैल्यू ढूंढनी है, टेबल के अंदर एरे है, कॉलम इंडेक्स जो भी भरोगे, नंबर भरोगे, इंडेक्स नंबर जो भी है, रेंज आप लुकअप के माध्यम से आप भर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं वी लुकअप का मतलब वर्टिकल लुकअप आपका है, कॉलम्स में ढूंढोगे। हॉरिजॉन्टल लुकअप जो होता है एच लुकअप होता है, आप रोज में ढूंढोगे, राइट। और अगर कॉन्सेंट्रेट की बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेट की बात करेंगे, ये दो या दो से अधिक टेक्स्ट को जोड़कर ढूंढोगे, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं एक्सेल 2016 की बात है तो कॉनकैट बोलते थे इसको, कॉनकैट भी इसको बोलते थे, कॉनकैट। ये 2016 की बात है, आफ्टर 2016, आफ्टर 2016 आप इसको कॉनकैट भी बोल देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और लेफ्ट की अगर हम बात करते हैं, लेफ्ट टेक्स्ट ये बाईं ओर से करेक्टर लेना, दाईं ओर से, बाईं ओर से करेक्टर लेना, राइट का मतलब दाईं ओर से, हाँ लेफ्ट का मतलब होता है टेक्स्ट के बाईं ओर से करेक्टर लेना, राइट लगाते तो राइट साइड से आपका टेक्स्ट जो है वो लिया जाता। इसमें सीधे तौर पे याद रखना है, सारी कमांड्स ठीक है, ऑल कमांड्स आर ओके, सारी कमांड ठीक है। जो बच्चा MS एक्सेल वगैरह चलाया हुआ है वो आसानी से इसको समझ जाएगा। चलो आगे हम बात करते हैं, ये स्लाइड मास्टर। जैसे वर्तमान में जो डिजाइन आप देख रहे हैं ये हमारा MS पावर पॉइंट में बना हुआ है, ये पूरा डिजाइन हमारा MS पावर पॉइंट का है। मैं इसमें एक एक चीज आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले स्लाइड मास्टर से सभी स्लाइड का डिजाइन एक साथ बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। स्लाइड मास्टर आपको व्यू वाले टैब में देखने को मिलता है, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, नहीं स्लाइड वाला तो स्लाइड शो में देखने नहीं, व्यू पे ही मिलता है। व्यू पे क्लिक करो, स्लाइड मास्टर में जाओ, एक बार में जो चेंज करोगे सब पे दिखाई देगा। स्लाइड मास्टर व्यू टैब में, स्लाइड मास्टर पूरी प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट एक बार में कंट्रोल होता है, करेक्ट है। दूसरा है स्लाइड मास्टर केवल फॉन्ट बदलने के लिए उपयोग होता है, ये गलत है। फॉन्ट, डिजाइन, कलर सब कुछ एक बार में चेंज हो सकता है, ठीक है, याद रखें। हैंडआउट मास्टर्स हैंडआउट की प्रिंटिंग लेआउट कंट्रोल करता है। जो हैंडआउट मास्टर्स है वो हैंडआउट की प्रिंटिंग लेआउट कंट्रोल करता है। ये क्या कंट्रोल करता है? प्रिंटिंग लेआउट को इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कमाल की बात है। नोट मास्टर स्पीकर नोट्स का फॉर्मेट कंट्रोल करता है, ये भी सही है। तो 1 3 4 सही है, दूसरे नंबर का स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, लीजिए नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, डॉकेक्स, डॉकेक्स हो गया वर्ड की टेम्परल डॉकम, ठीक है। पीडीएफ का जो फॉर्मेट है, पीडीएफ का तो फॉर्मेट है, पीडीएफ बहुत मांगते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसको बोला जाता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फॉर्मेट इसको बोला जाता है, ठीक है, याद रखना बेटा। एक इसमें है ये वाला टेम्पलेट के लिए डॉटेक्स यूज होता है, और अगर ये पीपीटी होती तो पॉटेक्स होता, अगर ये पीपीटी सॉफ्टवेयर होता तो ये पॉटेक्स यूज होता, बट क्योंकि ये डॉक सॉफ्टवेयर है तो यह आपको डॉटेक्स देखने को मिलता है। माइक्रो एनेबल्ड है डॉकिंग, माइक्रो एनेबल्ड है यार, ठीक है, याद रखिए माइक्रो एनेबल्ड है ये आपका, इसके बारे में आप तगड़े तरीके से याद रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है चलो, अरे उसमें वो जो कंटेंट, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये समझ में आया? तो पहले समझ पाए होंगे, पहले का सी, दूसरे का ए, बात खत्म।
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये लीजिए, एमएस ऑफिस के विभिन्न वर्जन को निम्नलिखित कालक्रम में बताइए। एमएस ऑफिस के विभिन्न वर्जन है, इनका कालक्रम बताइए कौन सा का। देखो मेरे लाल, सबसे प्यार से मैं बताऊं, ठीक है, चलो 2003 सबसे पहले नहीं आया, सबसे पहले आपका आता ऑफिस 97, क्योंकि 1997 में आया है, फिर 2003, 7, 16, फिर 365। बात खत्म। आसान सवाल है पहला। एक बच्चा है, क्या हुआ भाई, एवेंजर गेमर क्या हुआ, एफकेट का रिजल्ट आया है, वो हमको पर्सनल सॉरी बोले। कौन आपको सॉरी बोले भाई? आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा आपका 54वें नंबर का सवाल है। एमएस वर्ड में टेबल्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एमएस वर्ड के अंदर टेबल्स के बारे में विचार करते हैं, फटाफट टेबल्स के बारे में विचार कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर हम बात करेंगे इसके अंतर्गत, टेबल इंसर्ट को शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस एन प्लस टी है, सटीक है। टेबल में रोज जोड़ने के लिए लास्ट सेल में टैब की दबाएं। टेबल की सेल को मर्ज और स्प्लिट किया जा सकता है, टेबल को टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत आपके स्टेटमेंट कौन कौन से है, सारे सारे सही बन सकते हैं। ठीक है भाई, बेहतरीन है मैटर, आगे बढ़े। लो फिर 55वें नंबर का सवाल ये है, एमएस वर्ड के स्टाइल्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो स्टाइल्स टैब आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, चलिए स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। देखो स्टाइल्स की अगर हम बात करते हैं, स्टाइल का उपयोग टेबल ऑफ कंटेंट बनाना आसान होता है। देखो अगर एक बार स्टाइल सेट कर दी जाती है तो उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट को बनाना आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई आपने एक बार कंटेंट सेट कर दिया है तो वो उसी हिसाब से डिजाइन आपकी होती रहेगी, उसी हिसाब से आपकी डिजाइन होती रहेगी। एक बार स्टाइल बदलने पर उस स्टाइल का उपयोग करने वाले सभी टेक्स्ट को फॉर्मेट अपने आप बदल जाता है। एक बार स्टाइल बदलने पर उस स्टाइल का उपयोग करने वाले सभी टेक्स्ट का फॉर्मेट अपने आप बदल जाता है, ये सटीक है। नॉर्मल स्टाइल को बदलना, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, नहीं, दोबारा किया जा सकता है, ओनली वन एंड टू। ऐसा नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि रिवर्सिबल चेंज नहीं है, नहीं रिवर्सिबल चेंज है। अगर आपको लगता है कि इसको परिवर्तित किया जाना है तो परिवर्तित कर सकते हैं। ये जो 56वां सवाल ये है, एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक, सेशन ब्रेक एंड पेज ब्रेक में आप अंतर बताइए। सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक में आप अंतर बताएं। देखो सेक्शन ब्रेक का उपयोग एक ही दस्तावेज के भीतर अलग अलग प्रश्न में किया जा सकता है। पेज ब्रेक का जो यूज किया जाता है, उपयोग करके नया अनुभाग सेक्शन बनता है, जिससे हेडर और फुटर को पिछले पृष्ठ से स्वतंत्र रूप से बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है बट अगर आप पेज ब्रेक भी करोगे तो इसका हेडर और फुटर सेम रहेगा। अगर आप पेज ब्रेक भी करोगे तो भी इसका हेडर फुटर सेम रहेगा। याद रखेंगे, इसके बारे में आप तगड़े तरीके से याद रखेंगे कि पेज ब्रेक अगर आप करते हो तो इसमें हेडर फुटर चेंज नहीं हो सकता। सेक्शन ब्रेक और कॉन्टिन्यूस सेक्शन ब्रेक उसी पृष्ठ पे एक नया सेक्शन शुरू करता है बगैर नया पेज शुरू किए। तो पहला और तीसरा सही है, बाकी आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सब पुलिस व्यवस्था को भी किसी दिन लपेटो। रजत नाम का छोरा कह रहा है, कहां सोए रहते हो तुम? 57वां सवाल मुझे बताइए। पुलिस व्यवस्था करा चुका हूं, बताएं। देखो अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या है, सूत्र में किसी ऐसी संख्या का उपयोग किया जाता है, बहुत बड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, छोटी का भी कर सकते हो। सूत्र में गलत प्रयोग के लिए आर्गुमेंट या आपका ऑपरेंड जो होते हैं, मतलब an incorrect type of argument or the operand is used in the formula adding text number। बेटा अगर इसमें पूछा जा रहा है कि वैल्यू एरर एक्सेल में कब आती है, जब सूत्र में गलत प्रकार के तर्क डाले जाते हैं तो वैल्यू त्रुटि एरर आपकी आती है, तब वैल्यू त्रुटि एरर आपकी आती है। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में, ओनली टू इसका अंदर करेक्ट होगा। अब इंटरनेट और नेटवर्किंग के आते हैं। अब जैसे अगर मैं बताऊं, यहां पे अब आपके शुरू होते हैं सबसे तगड़े सवाल। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है सीरीज में, हम ऑलरेडी लपेट चुके हैं 58 सवालों को, और अब जो सवाल आएगा 57 सवालों को लपेट चुके हैं।
अब जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत तगड़े हैं, यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो सवाल कराए ये वार्म अप था, इसमें से सवाल आने का ऐसा है, हो सकता है कि सवाल आ जाए, बट अब जो सवाल आएंगे ये हो नहीं सकता, ये आएंगे आएंगे, समझ रहे हो? ये दरोगा वाले सवाल हैं। अब हटो और बचो। इंटरनेट खूब चलाते हो ना, तो इंटरनेट के सवाल तो दे पाओगे आंसर। लो, पर इंटरनेट के सवालों का जवाब लो। बात करते हैं, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क आपको देखने को मिल जाएगा, वाजिब। इंटरनेट का आविष्कार टिम बर्न ली ने किया है, टिम बर्नर्स ली ने किया है। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट एक ही चीज है, www और इंटरनेट एक ही चीज है। सर कमाल की बात है। अगर हम बात करते हैं, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का नेटवर्क है, इंटरनेट नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का नेटवर्क है। याद रखेंगे इसके बारे में। इंटरनेट का आविष्कार विंडसर्फ और बॉब कैहन ने करा था। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं? विंडसर्फ और बॉब कैहन को। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं? फादर ऑफ इंटरनेटवर्क। इंटरनेट किसको कहा जाता है? सर फादर ऑफ इंटरनेट जो कहा जाता है वो कहा जाता है विंडसर्फ बॉब कैहन। बॉब कैहन को कहते हैं और विंडसर्फ को बोलते हैं। बॉब कैहन और विंडसर्फ, ये है मेरे लाल, विंडसर्फ और बॉब कैहन। समझ रहे हो? ये इंपोर्टेंट पर्संस देखने को मिलते हैं। www का इसका टिम बर्नर्स-ली ने किया, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इसके अंतर्गत 2 और 3 सही है। वाइड, सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क ये नहीं है, वाइड एरिया नेटवर्क जो दुनिया का सबसे बड़ा वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखें। अगला सवाल, लैन जो होता है, लैन, अगर हम लैन की बात करते हैं, लैन का आंसर क्या है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क इसको कहा जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाएगा, एक बिल्डिंग की या कैंपस की हो सकती है। मैन एक शहर या महानगर की हो सकती है। पैन एक व्यक्ति के आसपास की हो सकती है 10 मीटर तक, और वैन एक देश या महाद्वीप तक हो सकती है। तो 1 2 3 4 बी सी, बात खत्म। बी सी आपका कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है, याद रख सकते हैं आप इसके बाद तगड़े तरीके से आप। ठीक है, लीजिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 60वें नंबर का है। टीसीपी और आईपी इंटरनेट का मूल प्रोटोकॉल है। जी हाँ, टीसीपी और आईपी को ही विंडसर्फ के द्वारा यूज किया गया था। करेक्ट आंसर है, टीसीपी और आईपी को ही विंडसर्फ के द्वारा बनाया गया। ठीक है, याद रखना, करेक्ट है। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। करेक्ट है। एचटीटीपीएस में एस का मतलब सिक्योर होता है, और ये एसएसएल और टीएलएस इंक्रिप्टेड आपका होता है। एफटीपी का फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी होता है। POP3 जो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, ईमेल डाउनलोड करने के लिए यूज होता है। आईमैप इंटरनेट इमेज एक्सेस पोर्टल के लिए होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिए। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, चारों प्रोटोकॉल इसमें सही थे, चारों प्रोटोकॉल इसमें सही थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 61वें नंबर का सवाल। ये HTTP, HTTP। और भाई सब कल आना है आपको, आपकी कल दूसरी क्लास चलेगी। किसकी वाला? कल दूसरी तथास्तु की क्लास आनी है, रेडी रहना, खुल के खेलना है कल। चलो बात करते हैं, HTTP कौन से पोर्ट पे चलता है? सब पोर्ट नंबर 80 पे, ये 443 पे। SMTP चलता है 25 पे, और FTP चलता है 20 पे। सर ये क्या है? ये बेसिकली उनके पोर्ट नंबर्स हैं, सबका एक निर्धारित पोर्ट नंबर होता है। जैसे HTTP का 80 है, HTTPS का 443 है, SMTP का 25 है, और FTP का 20 है। तो इनके बारे में आप याद रखें, करेक्ट, इनके बारे में करेक्ट याद रखें। 62वें नंबर का सवाल ये रहा, बताइए आईपी एड्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आईपी एड्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। लीजिए जी, आईपी एड्रेस के बारे में निम्नलिखित कथन क्या है? IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है, जिसमें 4.3 अरब एड्रेस संभव है। करेक्ट है। IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है, ये भी करेक्ट है। 192.168.x.x एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। 192.168.x.x ये पब्लिक आईपी एड्रेस है क्या? जी हाँ, एक पब्लिक आईपी एड्रेस है ना? नहीं, पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं, ये पर्सनल है। 192.168 तो पर्सनल होता है ना, ये पर्सनल है।
अगर हम बात करते हैं कि सर जो पब्लिक प्राइवेट होता है यह आपका होता है 10, 172, 192, इंटरनेट पर डायरेक्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे गूगल है उसको 142.250.x हो, तो ये नहीं, ये गलत है, पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है। डीएनएस का काम डोमेन नेम है, आईपी एड्रेस पर डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस का काम। डीएनएस का काम है डोमेन नेम सिस्टम, याद रखेंगे। 63वां सवाल ये रहा, बताइए हब का यूज किस लिए किया जाता है? हब का यूज किस लिए किया जाता है बताइए भाई साहब। सर डेटा सभी पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट करता है, हब का काम है कि डेटा को हर एक पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट करना। स्विच का काम क्या होता है? मैक एड्रेस से स्पेसिफिक पोर्ट पर डेटा भेजना, ये स्विच का काम करता है। राउटर का काम क्या होता है? डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, आईपी एड्रेस से रूटिंग करना। गेटवे का काम क्या होता है? एक नेटवर्क प्रोटोकॉल को दूसरे में कन्वर्ट करना। जो आपका एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है उसको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में उसको चेंज किया जाता है, ये आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल का काम। 64वां सवाल ये रहा, ईमेल एड्रेस में चिन्ह यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। ईमेल एड्रेस में जो का साइन होता है ये यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग अलग कर देता है। क्या बात है सर, करेक्ट है। एसएमटीपी का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पॉप3 में ईमेल सर्वर से डाउनलोड होने के बाद सर्वर पर कॉपी रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान से याद। बेटा अगर हम बात करते हैं कि जो पॉप3 होता है वो एक सिक्योर मेलिंग सिस्टम है, जैसे ही ईमेल डाउनलोड होता है वो सर्वर से तुरंत हट जाता है। पॉप3 तुरंत हट जाए, एसएमटीपी नहीं हटता। इसकी पोर्ट 110 होती है, इसकी पोर्ट 110 होती है, लेकिन अगर एसएमटीपी की बात करूंगा इसकी 25 होती है या 25 ही होती है, इसकी 25 होती है। आईमैप जो देखने को मिलता है इसकी 143 होती है, ईमेल सर्वर पर हो जाती है। इसमें भी, इसमें ईमेल सर्वर पर सिंक रहती है और मल्टीपल डिवाइसेस पर एक्सेस होती है, इसमें होता रहता है, सिक्योर है पॉप3। अगर हम बात करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही हैं। पहला, दूसरा, चौथा सही है। अरे कोई दिक्कत नहीं, पहली शिफ्ट हार्ड नहीं आएगी, टेंशन मत लेना। लीजिए 65वें नंबर का सवाल ये रहा, बताएं जरा। www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में सर्न में किया था, बिल्कुल सर्न में किया था, 1989 में किया था। पहला वेब ब्राउजर मोज़ैक है जो मार्क एंडरसन ने बनाया था। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल www का आधार है, बिल्कुल है, बात खत्म, चारों ही करेक्ट है। एंडरसन ने कब किया था? 1993 में किया था, 1993 में किया गया था। पहली वेबसाइट info.cern.ch है, info.cern.ch है, ये दुनिया की पहली वेबसाइट है। info.cern.ch आज भी अवेलेबल है, वर्तमान में भी चलती है। एक, दो, तीन, चार, इसके अंदर सही कथन सभी चारों। 66वें नंबर का सवाल है, वाईफाई वायरलेस फाइडिलिटी इसको बोलते हैं। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फाइडिलिटी। अगर हम बात करते हैं इसको 802.11 भी बोलते हैं, 802.11 भी इसको बोला जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? 802.11 भी इसको बोलते हैं, पर 100 मीटर। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 100 मीटर तक जाती है। 802.11 स्टैंडर्ड होता है। ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो बहुत छोटी देखने को मिलती है, 10 मीटर तक होती है, 802.15 होता है। 802.15 इसकी रेंज है, 2.15 होती है। मेरे पास 802.11 पड़ा हुआ है, मतलब मेरे पास उसका यूएसबी पड़ा हुआ है। वाईमैक्स जो होता है वो 50 किलोमीटर तक जा सकता है, 802.16 होता है, 802.16 होता है। और एनएफसी जो होता है, क्रेडिट कार्ड सीज होता है, एनएफसी पेमेंट, ये टच पर ही होता है। ये 14 सेंटीमीटर तक काम कर सकते हैं, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए। पहले कभी, दूसरे का, तीसरे का डी, चौथे का सी। 67वें नंबर का सवाल बताएंगे। अब यहां से शुरू होता है वायरस, ये आपका अंतिम पोर्शन है। और अंजलि यादव जी की तरफ से यहां पर क्लास में पहली आहुति आते हुए, लीजिए जी देवशी। अच्छा सच बताना मुझे देवशी कि इस तरीके का चंदा आपने किस अन्य कक्षा में देखा है? मतलब
आपके अपने जीतना जीएस चैनल के अलावा की पूछ रहा हूं। ऐसा और कहां कहां आता है मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो देख नहीं पाता। बताओ एक बार। ठीक है चलिए, देखो बेटा, वायरस का पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। करेक्ट आंसर है, ये आपका सटीक आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, बेहतरीन आंसर। ठीक है चलो, नेक्स्ट है आपका, इसमें सही जवाब की बात कर गलत जवाब की। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस को डिटेक्ट और रिमूव करता है। करेक्ट है। वायरस केवल इंटरनेट से ही फैलते हैं, ये गलत है। सर वायरस तो निगाहों से भी फैल जाते हैं। लवीरिया वायरस उसी से फैल रहा है आजकल। ठीक है, तो याद रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सर, ठीक है, कमाल की बात है। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। वायरस इंटरनेट से फैलता है, गलत है। वायरस यूएसबी से फैलता है, बाकी चीजों से, ईमेल से भी फैल जाता है कई बार, राइट। फायरवॉल नेटवर्क में अनऑथराइज एक्सेस रोक देता है। फायरवॉल क्या करता है, नेटवर्क में अनऑथराइज एक्सेस रोक देता है। आगे हम बात करते हैं 68वें नंबर का सवाल। .gov का काम क्या है? एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। .edu एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। org एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, .com आपकी कमर्शियल बिजनेस है। org एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ काइंड ऑफ थिंग्स है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बेसिस पर अगर आप जाओगे तो पाओगे करेक्ट आंसर ए है। क्या 69वें नंबर का सवाल। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा और सर्विसेज रिमोट एक्सेस हो जाती है। क्या बात है, डेटा और सर्विसेज रिमोट एक्सेस हो जाती हैं, तो करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, बिल्कुल सही है। डेटा और सर्विस इंटरनेट पर रिमोट सर्वर में आ जाती है। ठीक है चलिए, नहीं भाई साहब, आईएएस, पास, सास और क्लाउड कंप्यूटर के 3 सर्विस मॉडल देखने को मिल जाएंगे, याद रखिएगा। आस, पास, सास, ये सर्विस मॉडल्स होते हैं। गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है। प्राइवेट क्लाउड केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। तो अगर हम बात करते हैं, ये चारों ही ऑप्शन सभी चारों सही हैं। ऑल फोर आर करेक्ट, ऑल फोर आर करेक्ट है आपके, सटीक जवाब है। 70वें नंबर के सवाल की बात करते हैं। पीडी का सही क्रम बताइए। पीडी का सही क्रम क्या है? सब पीडी आपको देखिए, ये तो आप आसानी से बता लोगे, फटाफट बताइए कि पीडीओ का सही क्रम आपको क्या देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अपना ही है भाई अनुपम, अपना है। क्यों भाई? अरे, करेक्ट आंसर की बात करते हैं। देखो इसमें आपका पहले 1G होगा, पहले 3 होगा, फिर 2G, फिर 3G, फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G और फिर आपका 5G है। एक करेक्ट आंसर है इसमें। ठीक है चलिए, लीजिए जी अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने है, आपका 71वां। फिशिंग में फेक वेबसाइट ईमेल से यूजर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराई जाती है। आपको फिशिंग में क्या होता है, कई बार यहां पर आपका यहां पर आते हुए 40 रुपए का और अहम योगदान यहां पर आता है, और एक गजब के व्यक्ति के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अरे यही तो बात है देवशी। अब बात करते हैं 71वें नंबर के सवाल के ऊपर। आपका सवाल बहुत तगड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है। बट अब फिशिंग में क्या होता है, जैसे आपके सामने आता है कि ये वाला जो फोन है ये 50 रुपए का है, ये वाला जो फोन है वो 10 रुपए का है। ठीक है, ठीक है, ये फोन 10 रुपए का है। परचेज करने के लिए जाते हैं, आपकी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसमें से उठा ली जाती है और बदले में आपको धप्पा कर दी जाती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में सर्वर को इतने रिक्वेस्ट भेजते हैं कि वह क्रैश हो जाता है। करेक्ट है, अटैक है। एमआईएम अटैक के अंदर हैकर दो पार्टीज के बीच कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट कर देता है। ठीक है, याद रखते हैं। ठीक है चलिए, अरे कर दो अनुपम भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एसक्यूएल इंजेक्शन में डेटाबेस को आपका मेलिशियस एसक्यूएल कमांड से अटैक किया जाता है। ये चारों ही ऑप्शन आपको सही देखने को मिल जाएंगे, ये चारों ही ऑप्शन आपको सही देखने को मिल जाएंगे।
आगे बढ़ेंगे, 72वें नंबर का सवाल ये रहा, गूगल, बिंग और याहू लोकप्रिय सर्च इंजन है। अगर हम बात करते हैं गूगल, बिंग या याहू, ये सब के सब एकदम बेहतरीन सर्च इंजन है, बिल्कुल बेहतरीन सर्च इंजन है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा, सर्च इंजन 3 स्टेप्स में काम करते हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। सर्च इंजन का जो काम होता है वो 3 बेसिस पर होता है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग पे काम होता है आपका, ठीक है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग पर काम होता है आपका, ठीक है, याद रखना, बेहतरीन। एसईओ का पूरा नाम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, बिल्कुल हाँ जी, एसईओ का काम यही है। अच्छा, गूगल कब बना था? सर ये 1998 में बना था, लैरी पेज और सर्गी बेन के द्वारा, लैरी और शर्गी के द्वारा ये बना था, लैरी पेज और शर्गी बेन इसको बनाते हैं, ठीक है, याद रखना, कोई समस्या नहीं है, बेहतरीन। डकडक गो एक प्राइवेसी फोकस सर्च इंजन है, जी हाँ, डकडक गो जो है आपका, इसके अंदर कोई यूजर ट्रैकिंग नहीं होती, ठीक है, चलिए, सभी चारों सही हैं, ऑल 4 आर करेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। लीजिए आगे हम बात करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी और इनकी विशेषता क्या है। जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे मैं ऑफिस में हूँ, तो ऑफिस में इंटरनेट जो चलता है वो किस बेसिस पर चलता है? ये फाइबर पे चल रहा है, ठीक है, फाइबर पे चल रहा है। अगर हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है डीएसएल। डीएसएल जो कनेक्ट होता है सर, ये टेलीफोन लाइन होती है, एडीएसएल, वीडीएसएल, बीएसएनएल, ये सब इसी पे काम करते थे, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है केबल इंटरनेट की बात करते हैं सर, केबल इंटरनेट के बेसिस पर चलता है, कॉक्सियल केबल से केबल टीवी वगैरह चलते हैं, वो भी एक प्रकार का इंटरनेट। फाइबर ऑप्टिक्स ये चलता है सैटेलाइट से रिमोट एरियाज, नहीं नहीं नहीं, ये आपके सैटेलाइट तो ये होता है, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, लाइट सिग्नल्स होते हैं, लाइट सिग्नल्स होते हैं आपके, लाइट सिग्नल्स आपके देखने को मिलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स, ऑफिस में फाइबर ऑप्टिक्स ही लगा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा आपका 75वें नंबर का, बताओ, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्काइप, वेब कॉन्फ्रेंस जो होता है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम या मीट पर होती है, ब्लॉग जो होता है एक तरीके से होता है आपका पर्सनल ऑनलाइन डायरी है, पॉडकास्ट आपके ऑडियो कंटेंट होता है जिसमें सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, जरूरी नहीं है कि सब्सक्रिप्शन हो, वैसे जरूरत नहीं होती, पहले का बी दूसरे का ए, बात खत्म हुई, ठीक है, चलिए, ओके, याद रखेंगे, बेहतरीन। अगला सवाल 76वें नंबर का है, बताएं जरा, भारत में आईटी एक्ट 2000 साइबर क्राइम को रेगुलेट करता है, आईटी एक्ट 2008 में सेक्शन 66 ए जोड़ा गया, सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया में साइबर सिक्योरिटी में नोडल एजेंसी है, सेक्शन 66 ए सुपर कंप्यूटर ने 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिस पर घोषित किया जाता है, करेक्ट आंसर कौन सा है सर? सभी चारों सही हैं, सभी चारों सही हैं, ऑल 4 आर करेक्ट, ऑल 4 आर करेक्ट, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़िए, 77 की बात करते हैं, 77वें के बारे में बात करते हैं, 77 की बात हम करते हैं तगड़े लेवल पे, बताइए बेटा। अगर हम बात करते हैं, जो ओएसआई मॉडल आपको देखने को मिलता है, कौन सा मॉडल? ओएसआई मॉडल जो आपको देखने को मिलता है, इसमें कितने लेयर होते हैं सर? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसको बोलते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसको बोलते हैं, इंटरकनेक्शन इसको बोलते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसको बोला जाता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसको बोला जाता है। और कमाल की बात है कि इस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के अंतर्गत आपको जो देखने को मिलते हैं वो 7 लेयर्स देखने को मिलती है, इसमें 7 लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, 7 लेयर्स इसमें आपको देखने को मिलती हैं। अब इसमें जो लेयर 7 होती है वो एप्लीकेशन लेयर है, बेटा मैं बता देता हूं, लेयर 6 आपकी एप्लीकेशन लेयर है, लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर है, L6 प्रेजेंटेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, L5 आपकी लेवल 5 की जो लेयर है, L5, L5 करके लिख दूंगा, ये आपकी सेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ठीक है। L4 आपको जो देखने को मिलती है, L4 ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं, टीसीपी पे काम करती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, टीसीपी आईपी वगैरह पे काम करती है, ठीक है, याद रखना। और के बाद 3 जो लेयर होती है, लेयर 3 जो होती है, ये नेटवर्क लेयर आपको देखने को मिलती है, ये किस पे काम करती है? नेटवर्क लेयर सर आईपी पे काम करती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे काम करती है। लेयर 2 जो होती है सर वह आपका डेटा लिंक होता है, लेयर 1 फिजिकल होता है, ठीक है, लेयर 2 आपको देखने को मिलता है डेटा लिंक, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, इसके हिसाब से मैच कर लो अब तुम,
1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, करेक्ट है पहला ही। मेरा इसमें डिप्लोमा है, अगर आपको नहीं पड़ता है, और मेरा डिप्लोमा इंडिया के बाहर की जो आपकी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो चंडीगढ़ बेस्ड है, जिसका नाम है एपिंस इंटरनेशनल, उसका डिप्लोमा है मेरे पास इसी चीज का, नेटवर्क्स का, नेटवर्क्स एंड एथिकल सिक्योरिटीज का जो हमारा डिप्लोमा है, इसमें वेरीफाइड डिप्लोमा है। हाँ, मैं ऐसे ही हवाबाजी नहीं करता। मैंने एक उम्र खर्च करी है भाई, अपने ऊपर मैंने बहुत काम करा है, हर एक तरीके का कंटेंट पढ़ाने के लिए मैंने बहुत कुछ चीजें करी। कोई भी कह देता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कुछ भी पढ़ाने आ जा रहे होते हैं, ऐसा नहीं है मेरे लाल। मैं केवल वही पढ़ाता हूँ जो पढ़ाना जानता हूँ। पढ़ाने के लिए कल को ऐसे तो मैं इंग्लिश पढ़ाने लगूं, है, ये भी तो सोचो। और जो अपना है रेंज है जहां अपनी, वहां पढ़ाते हैं। और ऐसा नहीं इंग्लिश मेरी खराब है, इंग्लिश बहुत तगड़ी है। नए कपड़े पहन के जाना, 78वें नंबर का सवाल ये रहा। व्हाइट हेड हैकर जो होते हैं, ये कभी लीगल कभी इलीगल होते हैं, ग्रे। ये परमिशन लेके सिक्योरिटी टेस्ट करते हैं, ब्लैक व्यक्तिगत लाभ या नुकसान के लिए हैकिंग करते हैं, स्क्रिप्ट किडल बने बनाए टूल से हैकिंग करके, खुद स्किल्ड नहीं होते, बने बनाए स्क्रिप्ट किडी होते हैं ये, समझ रहे हो, ये स्क्रिप्ट किडी होते हैं। करेक्ट आंसर वुड बी 1। व्हाइट हेड, ग्रीन हेड हैकर होते हैं जो आपके नए 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 नवेले हैकर होते हैं। आगे हम बात करते हैं 79वें नंबर का सवाल। अब साइबर सिक्योरिटी का आ जाएगा। अब साइबर सिक्योरिटी के सवाल है, अब 10 सवाल साइबर सिक्योरिटी के, 10 सवाल आराम से तगड़े तरीके से साइबर सिक्योरिटी के 10 सवाल देते हैं, मजा आ जाएगा आपको। ठीक बात, ये लो फिर साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का अर्थ है कंप्यूटर नेटवर्क डेटा को डिजिटल अटैक से सुरक्षित रखना। CIA ट्राइड साइबर सिक्योरिटी के 3 मूल सिद्धांत है, कन्फाइडेंसिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये आपको रूल देखने को मिल जाएंगे, करेक्ट है। CIA ट्राइड में कॉन्फिडेंशियलिटी का अर्थ है डेटा को केवल ऑथराइज्ड पर्सन को ही मिले, जी हाँ, कॉन्फिडेंशियलिटी इसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी इसको बोलते हैं, परफेक्टली बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तीनों ही कथन सही है, सभी तीनों सही हैं, ठीक है। चलिए, देवशीन रिकॉर्ड चल रहा है उसका, और वो जल्दी देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको ये एक काम और करना, आपको एक काम और भी तो दिया था, एक काम, दूसरा काम भी तो दिया था तुमको। ये भी तो मैंने बोला था कि मुझे एक बार बताइए कौन सा पेपर कब है आपके यहाँ पर, कौन कौन सा पेपर कब है, ये भी बताना मुझे, तो उसी बेसिस पे तो क्लास डालूंगा। आगे हम बात करते, बताएं। आगे आपको सवाल देखने को मिल रहा है 80वां। वायरस जो होता है ये क्या करता है, वायरस का काम क्या होता है, बताएं वायरस का काम क्या होता है। सर, वायरस का काम होता है होस्ट फाइल को इन्फेक्ट करके फैलाना। वर्म का क्या होता है, वर्म को होस्ट फाइल की जरूरत नहीं होती, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इसको होस्ट फाइल की जरूरत नहीं होती। नेटवर्क बैंडविड्थ कंज्यूम करता है, ठीक है, याद रखना। ट्रोजन हॉर्स लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की आड़ में बैकडोर बनाता है। रैंसम डेटा एनक्रिप्ट करके रैंसम मांगता, पैसा मांगता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है, कहता है कि अगर अपने सिस्टम को खोलना चाहते हैं, सिस्टम को खोलना चाहते हैं, ठीक है, चलिए, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। स्पाईवेयर क्या होते हैं, जैसे कीलॉगर वगैरह होते हैं, ये आपके सिस्टम के अंदर बैठ के आपकी सिस्टम की जानकारी निकालते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं 80 के बाद 81वें नंबर का सवाल। डॉस अटैक में एक सिस्टम से सर्वर को रिक्वेस्ट से ओवरवेल्म किया जाता है। जो डॉस अटैक होता है उसमें क्या करते हैं, डॉस अटैक में रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट की जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। और सर्वर को रिक्वेस्ट से ओवरवेल्म कर देते हैं, इतनी रिक्वेस्ट कर देते हैं जिसका खत्म, सर, जिसका कोई जवाब नहीं। DOC का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, सर्वर को क्रैश करना इसमें ऑब्जेक्टिव होता है। DDoS अटैक जो आपका होता है, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस होता है। इसमें बॉटनेट से जितने बहुत सारे नेटवर्कों से ना फर्जी तरीके से इसको काम करने की कोशिश की जाती है। डीडॉस को अगर किसी भी डीडॉस अटैक होता है तो कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, अच्छे से अच्छा जो सिक्योरिटी हैंडलर होता है वो भी डीडॉस को नहीं रोक सकता। MITM होता है, मैन इन द मिडल अटैक होता है। हैकर दो पार्टियों के बीच कम्युनिकेशन ब्रीच करता है, इंटरसेप्ट करता है। तीनों स्टेटमेंट घचाघच सही है, लेकिन हीरो जीरो डे अटैक में पहले नोन वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइटेशन होता है। जीरो डे सॉफ्टवेयर में नई
अननोन वर्नरेबिलिटी पैच आने से पहले अटैक करना, सॉफ्टवेयर में होता है। नोन वर्नरेबिलिटी, अननोन वर्नरेबिलिटी होती है, पहला दूसरा तीसरा ही सही। ठीक है, याद रखना। 82वां सवाल समझिए, बताइए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA केवल पासवर्ड के अलावा एक और वेरिफिकेशन लेयर जोड़ता है। ब्रूट फोर्स अटैक में हर पॉसिबल पासवर्ड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाता है इसमें। अच्छा ठीक है, करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं डिक्शनरी अटैक में कॉमन वर्ड फ्रेजेस से पासवर्ड क्रैक करते हैं, पहला दूसरा तीसरा सही। सभी प्रकार इसमें सही नहीं है, क्यों नहीं है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में केवल नंबर होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में नंबर और आपका कैपिटल लोअर केस एंड साथ में स्पेशल करेक्टर, ये सब कुछ होना चाहिए। याद रखना। अच्छा, जितने बच्चों को लगता है कि मैं टफ पढ़ाता हूं, मेरा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ठीक है। आई हैव जस्ट अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि मैं जिस लेवल का पढ़ा रहा हूं आपको, इससे नीचे ही लेवल का पेपर बनेगा तो आप आराम से कर पाओ। मैं बहुत सिंपली अपने कॉन्सेप्टों पे काम करता हूं, मेरा कॉन्सेप्ट यही है। आगे बात करते हैं साइमेट्रिक इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जिसको साइमेट्रिक इंस्क्रिप्शन आपका बोला जाता है, वो क्या होता है? साइमेट्रिक इंस्क्रिप्शन होता है एक ही की से इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट हो जाता है। साइमेट्रिक जो होता है ये पब्लिक की इनक्रिप्ट करती है, प्राइवेट की डिक्रिप्ट करती है। हैशिंग का मतलब क्या होता है? वन वे ओरिजिनल डेटा रिकवर नहीं होता। हैशिंग, आईफोन अपने डेटा को, एंड्रॉइड भी आजकल अपने डेटा को हैशिंग पे सेव करता है कि अगर किसी ने ज्यादा लॉक खोलने की कोशिश करी, हैश हो जाएगा, मतलब डेटा खत्म। आप एंट्री तो ले जाओगे पर डेटा खत्म हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर प्राइवेट की से साइन, पब्लिक की से वेरीफाई। अच्छा, ये कुछ आपके फेमस मैलवेयर अटैक्स है जो अलग अलग स्थानों पर किए गए, बहुत तगड़े तगड़े मैलवेयर अटैक्स। ठीक है, ये कब कब किए गए हैं बताइए। जैसे पहला अटैक है वानाक्राई। वानाक्राई ये ऐसा अटैक था 2017 में हुआ था, यूके में बेसिकली हुआ था। वैसे तो हुआ था 150 कंट्रीज में था, बट यूके में बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। ठीक है, रैनसमवेयर सॉफ्टवेयर था, लोगों के अकाउंट लॉक हो गए थे। ठीक है, याद रखना। दूसरा आई लव यू, ये सन 2000 का, ये ईमेल बॉम्ब था, लव लेटर के तौर पर जाता था और लगभग 10 बिलियन का नुकसान करा था इसने। लव लेटर के तौर पर जाता था। ठीक है, दिस इज अ सॉफ्टवेयर वायरस। ठीक है, याद रखना। तो याद रखना ये सन 2000 में आया था, 10 बिलियन का नुकसान हुआ था, 10 बिलियन डॉलर्स का। यूएस, अमेरिका एंड यूके में फैला था ये, जो इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स। स्टूडेंट्स आपका जो फैला था, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पूछे जाने के हाईएस्ट चांसेस हैं, हाईएस्ट मीनिंग, मतलब इसके लिए तो मैं अपने ये कह सकता हूं कि अगर ये पेपर में नहीं आया, आपके में यूपीएसआई में बहुत मुश्किल के सवाल आए, बट ये एनटीपीसी में आने के फुल चांसेस। यूपीएसआई का पेपर ऑफलाइन होता है तो टफ क्वेश्चन पूछा जाना मुश्किल है, आपसे हल्का क्वेश्चन पूछा। तो अगर मैं इसी की बात करता हूँ, स्टूडेंट्स ये 2010 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करा था यूएसए 2010 में। ये आपका नेशनल स्टेट के लिए था और ये बाय यूएसए था, बाय यूएसए ऑन ईरान। ईरान पर अटैक किया था, ईरान पर अटैक किया था यूएसए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के। कब की बात है? 2010 की बात। और मिराई बॉटनेट 2016 का, मिराई बॉटनेट 2016 का आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका ट्विटर, नेटफ्लिक्स, अमेजोन इन सब पर किया गया था, डॉस अटैक था, ताकि ये सर्वर डाउन चला जाएंगे। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा आपके देखने को मिलता है नेट नॉट पैटिया देखने को मिल जाता है, यूक्रेन को टारगेट किया गया था, रशिया ने किया था, डिस्ट्रक्टिव वाइपर था, लोगों के डेटा उड़ा दिए थे इसमें। तो अच्छा, खुद समझ में बताओ कि अब यहां से आपको पता लगा जब यूएसए ने ईरान पे अटैक करा था न्यूक्लियर पावर को तबाह करने के लिए, कि जीत सर के कंटेंट का लेवल क्या है। अब समझ में आया मैं किस लेवल की रिसर्च करके कंटेंट लेके आता हूं? पता लग रही है ना, पता लग रही है थोड़ी बहुत। अब एक और था, एसक्यूएल स्लैमर था, ये पढ़े हुए ना बच्चे, मैंने इसके केस स्टडी कर रखी है। एसक्यूएल स्लैमर भी था। ठीक है, एसक्यूएल स्लैमर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये कब का? 2003 का है। इतनी तेज फैला था, जैसे ही बना
10 मिनट में 75,000 कंप्यूटर में फैल चुका था। फास्टेस्ट है ये एसक्यूएल स्लैमर, फास्टेस्ट है। 10 मिनट में 75,000 कंप्यूटरों में पहुंचा था, कंप्यूटर में पहुंच गया था। ठीक है, याद रखना। तो इसके बारे में भी याद रखना। तो स्टूनेक्स आपका एक नेशनल स्टेट था, यूएसए के द्वारा बनाया गया था ईरान पे उसके न्यूक्लियर पावर को तबाह करने के लिए। ये कंटेंट है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल। जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होती है, जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होती है, इसके बारे में आप बताएंगे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल का काम क्या होता है। सर, आईपी पोर्ट के साथ फिल्टर स्टेट करती है। स्टेटफुल इंस्पेक्शन जो किया जाता है, ये आपके कनेक्शन स्टेट ट्रैक करके किया जाता है। एप्लीकेशन फॉरवर्ड एप्लीकेशन लेयर का ट्रैफिक इंस्पेक्ट करती है, और यह आपकी डीप पैकेट इंस्पेक्शन करती है, आईपीएस वगैरह का काम करती है। ठीक है, याद रखना। करेक्ट है। हाँ बिल्कुल सुहेल भाई, हो जाएगा, टेंशन मत लो। अगला सवाल ये, इंट्रूजन डिटेक्शन और पेन प्रिवेंशन सिस्टम के बारे में बताइए। इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सर, सस्पिशियस अटैक होता है आईडीएस के अंदर, सस्पिशियस अटैक होता है आईडीएस के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। आईपीएस अटैक होने पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाते हैं। साइम अटैक होने पर लॉग डेटा कलेक्ट और एनालाइज करके सिक्योरिटी इवेंट मैनेज होते हैं। एडीआर एंड पॉइंट पर थ्रेट डिटेक्ट और रेस्पॉन्सेस किए जाते हैं। These are the major classical attack। अंतिम बचता है इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार बात करते हैं। आपको लगता है कि इसराइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपके दिमाग में ये चीज बहुत लंबे टाइम से फैलाई जा रही है, इसलिए आपको लगता है। पहले, सबसे पहले तो तुम ये न्यूज चैनल देखना बंद करो। ये न्यूज चैनल मुझे कम लगते हैं आज की डेट में, टीआरपी सेक्टर ज्यादा लगता है मुझे। भारत में आईटी एक्ट 2000 साइबर क्राइम को रेगुलेट करता है। स्टेट रेस्पॉन्स टीम पे नोडल एजेंसी, सेक्शन 66 ये आ चुका है शायद सवाल। सॉरी, सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 सेक्शन 66 ए को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, ये सही है। वर्तमान में 66 ए नहीं चलता, 66 ए नहीं चलता। ये प्राइवेसी का कंसर्न है 66 ए के साथ। ऑनलाइन कंटेंट जो होता है उसको स्ट्राइक डाउन करता है सुप्रीम कोर्ट, जो फ्री स्पीच है उसको लेकर काम करता है। तो इसके अंतर्गत बात करूं, सभी चारों सही है। सैच के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ फुल फॉर्म्स हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म से इसके बारे में बात करते हैं। सीईएच का मतलब क्या होता है? सर्टिफाइड एथिकल हैकर होते हैं, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल होते हैं, ओएससीपी ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, सीआईएसएम सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। करेक्ट आंसर है भाई साहब। याद रखेंगे, बेहतरीन। आगे हम बात करते हैं, बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस आपके और बचे हैं। इसके बाद दो क्वेश्चन और बचेंगे आपके, इसको आप बताएंगे डाटा बैकअप को। डाटा बैकअप को आप बताएंगे। फुल बैकअप में सभी डेटा का बैकअप लिया जाता है। इंक्रीमेंट बैकअप में केवल लास्ट बैकअप के बाद चेंज लॉग का बैकअप होता है, करेक्ट है। डिफरेंशियल बैकअप में लास्ट फुल बैकअप के बाद चेंज डेटा का बैकअप होता है। और 3-2-1 बैकअप रूल में कॉपी, डिफरेंट मीडिया, वन ऑफ साइट होनी चाहिए। चारों स्टेटमेंट सही। बैकअप करने के सही ऑप्शन यही है। अगला सर, WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी सबसे पुराना वाईफाई सिक्योरिटी टूल है। अगर हम बात करें, वेब 1997 का है मेरे पास, वेब कब का है? 1997 का आपको देखने को मिलेगा। और RC4 साइफर 2001 में इस पर अटैक हुआ था। इस पर RC4 साइफर अटैक हुआ था। इस पे RC4 साइफर अटैक इस पर हुआ था। साइफर अटैक इस पर आपको देखने को मिला था। इस पर RC4 साइफर अटैक आपको देखने को मिला था। और ये कंप्लीटली इनसिक्योर है, ये यूज नहीं करना चाहिए WEP, बट ये बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। WPA2 ये वाईफाई में होता है। WPA2 ES इंस्क्रिप्शन, इसमें क्रैक लेवल की वर्नलिटी मिलती है, 2017 में मिली थी, 2004 में आता है। ये आपको जो देखने को मिलता है, ये 2018 में आया WPA3। ये वाईफाई के लिए स्टैंडर्ड सिक्योरिटी काम करता है, ठीक है, याद रखना। और जो ईवल ट्रैन आपको देखने को मिलता है,
ये सेम SSID पे काम करता है, एक हॉटस्पॉट और नाम देता है। अगर हम बात करें चारों ही सही है, बट इसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग मैंने दे दी है। बिल्कुल अनुपम भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आज की क्लास का लास्ट सवाल, वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं। वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? वल्नरेबिलिटी, सिस्टम में मौजूद वीकनेस। थ्रेट क्या होती है देन? थ्रेट होती है थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, इंपैक्ट। एक्सप्लॉइट आपको क्या देखने को मिलता है? एक्सप्लॉइट आपको देखने को मिलता है वल्नरेबिलिटी, नॉन वल्नरेबिलिटी का एक एक्चुअल अटैक में यूज होता है। नॉन वल्नरेबिलिटी का एक्चुअल अटैक में यूज होता है। वल्नरेबिलिटी का मतलब है कमी क्या होती है? वीकनेस, ये वीकनेस होती है, वीकनेस आपको देखने को मिलती है। दूसरा सही है। एक्सप्लॉइट का मतलब सिस्टम में मौजूद वीकनेस, वो एक्सप्लॉइट होती है। रिस्क का मतलब संभावित नुकसान। बट बी ऑप्शन है इसमें, ए नहीं, ए नहीं है, बी ऑप्शन है इसमें। ये है आपके घर के लिए सवाल। आप शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में बताना जरूर, जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। अभी थोड़ी देर में आपकी एक रील अपलोड होगी जो आपके आगे के बारे में बताए, ठीक है, याद रखना। ये पूरी PDF तुरंत की तुरंत मैं डाउनलोड कर रहा हूं, तुरंत की तुरंत। क्यों? क्योंकि आपको अभी फिलहाल में कंटेंट की बहुत अधिक जरूरत है। घर के लिए भी थोड़े से क्वेश्चन छोड़े गए हैं, और अगर हो सके तो आप लोगों के लिए जो बेहतरीन कंटेंट रेडी किया जा रहा है, इसको थोड़ा और अधिक लेवल में पढ़ना भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए तगड़े लेवल का काम किया जा रहा है, और यहां पर ही आप लोग अगर जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो मेरे लाल ये प्लेलिस्ट आपके लिए 15 वीडियोस में डाल दी है। अगर आप कहते हो एक वीडियो की कमी है, तो वो वीडियो भी मैं इसमें डाल दूंगा, वो वीडियो भी मैं इसमें डाल दूंगा, जो मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो जिसकी कमी आपको लग रही है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा।